Hello students, welcome back. This is Imran. We're discussing class 9 physics unit number 5 pressure and deformation in solid को डिस्कस करने से पहले हम देख लेते हैं ये जो टर्म्स है चैप्टर की प्रेशर एंड डिफॉर्मेशन ये क्या है। प्रेशर बेसिकली होता है फोर्स अपॉन एरिया, किसी पर्टिकुलर एरिया पे इतनी फोर्स लग रही है तो उनका रेशियो प्रेशर कहलाता है। एरिया तो आई होप आपको पता होगा, टू डायमेंशन एक्स और वाई। अगर टू डायमेंशन से तो उस प्लेन को, उस सरफेस को एरिया कहते हैं। अगर तीसरा डायमेंशन z भी आ जाता है तो हम वॉल्यूम कहते हैं। फॉर एग्जांपल अभी ये जो बोर्ड है यहाँ पे टू डायमेंशन है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, दिस इज द एरिया। अब अगर मैं रूम की बात करूं तो रूम में एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के अलावा एक ये भी स्पेस है जिसको हम z एक्सिस कहते हैं, इसको हम वॉल्यूम कहते हैं। तो प्रेशर क्या होता है कि किसी एरिया के ऊपर कितना फोर्स लग रहा है वो प्रेशर है, ये उनका रेशियो प्रेशर है। नाउ डीफॉर्मेशन इन सॉलिड्स, फॉर्मेशन कहते हैं बनने को, डीफॉर्मेशन खराब होना, सॉलिड्स की शेप बिगड़ जाना, उनकी डायमेंशन चेंज होना, उनकी ओरिएंटेशन, जैसे अभी हाथ ऐसे तो मैं ऐसे कर दूं तो ये मैं इसके ओरिएंटेशन को चेंज कर रहा हूँ, सही है, शेप का खराब हो जाना। अभी ऐसे था तो हमने फोर्स लगा करके ऐसे कर दिया, सही। तो इसको हम कहते हैं डीफॉर्मेशन इन सॉलिड्स के प्रेशर के थ्रू। और प्रेशर और डिफॉर्मेशन इन सॉलिड्स को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में। तो फर्स्ट टॉपिक है इलास्टिसिटी। तो कोई भी जो मैटर होता है, एनीथिंग इज मेड अप ऑफ एटम, ये आप केमिस्ट्री में भी पढ़ते आ रहे हैं, हर चीज एटम से मिलकर बनी हुई होती है। अभी ये मार्कर, इसमें भी काफी सारे, बहुत सारे छोटे छोटे एटम्स हैं। अब सॉलिड, लिक्विड और गैस में क्या फर्क होता है? अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स का फर्क होता है। सॉलिड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत ज्यादा करीब करीब होते हैं, क्लोजली पैक्ड होते हैं, टाइटली पैक्ड होते हैं, सही है। जबकि लिक्विड के मॉलिक्यूल्स विद रिस्पेक्ट टू सॉलिड थोड़े लूज होते हैं और गैसियस के मॉलिक्यूल बहुत ज्यादा लूज होते हैं। यही वजह है कि सॉलिड की जो इलास्टिक प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा है, क्योंकि उनके मॉलिक्यूल्स, एटम्स बहुत ज्यादा करीब करीब है। अब अगर मैं फोर्स लगाऊंगा तो इनके बिटवीन में भी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती है, वो इनको पकड़ करके रखती है स्ट्रॉन्गली, जिसकी वजह से फोर्स लगाने पर ये हल्का से बेंड होकर के जब हम उस फोर्स को छोड़ देते तो वापस से अपनी पोजीशन में आते हैं। जबकि लिक्विड में काफी दूर होते तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक होती है, हल्की सी भी फोर्स लगाने पर, यहाँ काफी ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी बेंड करने के लिए, यहाँ हल्की सी भी फोर्स लगाओगे तो इसकी शेप चेंज हो जाएगी और वापस से अपनी ये शेप में भी नहीं आएगा। वापस से शेप लाने के लिए दोबारा आपको फोर्स लगा करके इनको सेट करना पड़ेगा, सही। तो फर्स्ट अब हम इलास्टिसिटी को देख लेते हैं क्या है। द एबिलिटी ऑफ अ डीफॉर्म बॉडी टू रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल शेप, किसी डीफॉर्म बॉडी का, यानी शेप खराब हुई बॉडी का वापस से अपनी पोजीशन में आने की जो एबिलिटी है उसको हम इलास्टिसिटी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये स्केल है, अभी मैं इसके ऊपर फोर्स लगा करके मैंने इसको डीफॉर्म कर दिया। अब जैसे ही मैं ये जो फोर्स जो बाहर से लगी हुई जिसने इसको डीफॉर्म किया, मैं इसकी शेप को चेंज किया, उसको हटा दूंगा तो ये वापस से अपनी पोजीशन पे आ रहा है। तो इस एबिलिटी की, इस स्केल की कि वापस से जब डीफॉर्मिंग फोर्स को जब हम हटाते हैं वापस अपनी शेप में आता है, तो इस एबिलिटी को हम इलास्टिसिटी कहते हैं, सही। शेप एंड साइज, व्हेन द डीफॉर्मिंग फोर्सेस आर रिमूव्ड इज कॉल्ड इलास्टिसिटी। Now materials they do not return to their original shapes when a deforming force acting on it is removed are called inelastic। वो मटेरियल जो अपनी शेप में दोबारा नहीं आते, जब हम डिफॉर्मिंग फोर्स लगाएं और छोड़ दें वापस, अगर अपनी शेप में नहीं आ रहे मटेरियल्स तो ऐसे मटेरियल्स को हम कहते हैं इन इलास्टिक मटेरियल। फॉर एग्जाम्पल आपने गिलास में थोड़ी सी फोर्स लगाई और गिलास एकदम से ब्रेक हो जाता है, वो वापस से अपनी पोजिशन पे नहीं आएगा गिलास, तो वो इन इलास्टिक हो गया, ठीक। ऐसे ही कोई रॉक है, कोई रॉक का पीस है, सही, कोई मिट्टी है, मिट्टी की कोई चीज बनी हुई, ब्रिक बनी हुई, तो हल्की सी भी फोर्स लगा वो डीफॉर्म होगा, वापस अपनी पोजीशन पे नहीं आता। तो ऐसे सब्सटेंसेस को हम इनइलास्टिक कहते हैं। नाउ मोस्ट मटेरियल्स आर इलास्टिक, ज्यादातर मटेरियल्स इलास्टिक होते हैं अप टू अ सर्टेन लिमिट, एक पर्टिकुलर लिमिट तक, नाउन एज इलास्टिक लिमिट। एक पर्टिकुलर लिमिट तक ही इलास्टिक होते हैं, एक पर्टिकुलर लिमिट तक ही डिफॉर्मेशन फोर्स लगाने पर ये बेंड होते और छोड़ने पर वापस आते हैं। लेकिन अगर मैं एक लिमिट से ज्यादा, जितनी इसकी इलास्टिक लिमिट है उससे ज्यादा मैं इसको बेंड करूंगा तो ये ब्रेक हो जाएगा, सही है। तो नेक्स्ट इज 4.5.1 के ही टॉपिक है हुक्स लॉ। हुक्स लॉ क्या कहता है? हुक्स लॉ कहता है इट स्टेट्स दैट विद इन इलास्टिक लिमिट, इलास्टिक लिमिट के अंदर द एक्सटेंशन और कंप्रेशन, एक्सटेंशन बोलते हैं खिंचाव को, ये जो खिंचाव है, सही। कंप्रेशन बोलते हैं ऐसे दबाने को। तो एक्सटेंशन और कंप्रेशन जो है वो इलास्टिक लिमिट के अंदर, जिसको हम एक्स से भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक्स मतलब एक्सटेंशन खिंचाव। अभी ये देखिए स्प्रिंग की ये ओरिजिनल लेंथ थी,
यहाँ तक ओरिजिनल लेंथ है, और वेट लगाने पे थोड़ी सी खींच गई स्ट्रिंग, तो इसके ओरिजिनल लेंथ पे इतना चेंज आया, ये चेंज आया, इसको एक्स कह रहे हैं, ये एक्सटेंशन आया, इतना एक्सटेंशन ओरिजिनल से इतना एक्सटेंड हुआ है। तो एक्सटेंशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रीस्टोरिंग फोर्स। हुक्स लॉ क्या कह रहा है कि इट स्टेट्स दैट विद इन इलास्टिक लिमिट के अंदर द एक्सटेंशन और कंप्रेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रीस्टोरिंग फोर्स। रीस्टोरिंग फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जितना ज्यादा एक्सटेंशन उतनी ज्यादा रीस्टोरिंग फोर्स स्प्रिंग पे आ जाएगी। जितना ज्यादा आप लोड लगाते जाओगे, वेट ग्रेविटी इसको नीचे की तरफ फोर्स लगाएगा, उतनी ज्यादा स्प्रिंग में खिंचाव आएगा, टेंशन आएगा ऊपर की डायरेक्शन में। न्यूटन का थर्ड लॉ एक्शन का रिएक्शन होता है, जितना वेट नीचे की तरफ एक्ट करेगा उतनी ही फोर्स ऊपर की तरफ भी लगेगी। अब उस फोर्स को हम कह रहे हैं रीस्टोरिंग फोर्स। रीस्टोरिंग फोर्स जितनी ज्यादा आप एक्सटेंशन होगा, जितना ज्यादा एक्सटेंशन कब ज्यादा होगा, जब आप वेट ज्यादा रखोगे। अब मैंने यहाँ पे डबल वेट रखा है तो एक्सटेंशन भी डबल हो गई है। जितना ज्यादा वेट रखोगे उतना ज्यादा एक्सटेंशन, जितना ज्यादा एक्सटेंशन उतनी ज्यादा रीस्टोरिंग फोर्स लगेगी। इट क्लियर? तो इसको इस तरह दिखाएंगे, रीस्टोरिंग फोर्स आर एस में रीस्टोरिंग फोर्स। रीस्टोरिंग फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक्स के। अगर मैं इसको ऐसे करके 1/x लिखता तो इसका मतलब होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यानी एक चीज के बढ़ाने से दूसरी चीज कम होगी। जबकि यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी अगर हम एक्सटेंशन को बढ़ाएंगे तो रीस्टोरिंग फोर्स भी बढ़ेगी। माइनस साइन ये बता रहा है अपोजिट डायरेक्शन में, एक्सटेंशन नीचे की तरफ हो रही है और रीस्टोरिंग फोर्स ऊपर की तरफ लग गया, तो अपोजिट डायरेक्शन को दिखाने के लिए माइनस साइन लगा। और इसको हम इस तरह भी दिखा सकते हैं, जब भी प्रोपोर्शनलिटी का साइन होता है इसको हम हटाते हैं तो इक्वल टू आता है और एक कांस्टेंट आ जाता है। यहाँ पे जो कांस्टेंट है वो के है, तो इसको हम स्प्रिंग कांस्टेंट कहते हैं। और अगर आपको स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू चाहिए तो एक्स यहाँ पे मल्टीप्लाई और एक मल्टीप्लिकेशन लगा के डिवाइड कर दें, तो ये एक्स इसके नीचे आ गया और ये एक्स के की वैल्यू आ गई। साइन को भी इक्वल टू दूसरी तरफ शिफ्ट कर दें, कोई इशू नहीं, तो के की वैल्यू आ गई। रीस्टोरिंग फोर्स डिवाइडेड बाय एक्सटेंशन, कितनी फोर्स लगी है और कितना एक्सटेंशन है उसको डिवाइड करेंगे तो कांस्टेंट के की वैल्यू आ जाएगी। सही। अब यहाँ पे मैंने एक रबड़ बैंड बनाई है, रबड़ बैंड देखेंगे इस तरह ओरिजिनली, जब मैं इसको एक्सटेंड करूंगा तो ये इतनी हो जाएगी। एक इसकी लिमिट है, अगर मैं उससे ज्यादा में इसको एक्सटेंड करूंगा तो ये एकदम से ब्रेक हो जाएगी, लेकिन लिमिट के अंदर हम छोड़ दें तो वापस ये अपनी पोजीशन में आएगी बैंड। ऐसे ही यहाँ पे स्ट्रिंग से, तो ये एक चार्ट बना हुआ है जो है हुक्स लॉ का। ये कहता है कि जितनी ज्यादा फोर्स बढ़ाते जाओगे उतना एक्सटेंशन भी बढ़ते रहेगा। यानी अभी देखिए, अभी फोर्स मान लें यहाँ पे ये फोर्स, कोई मैं नंबर नहीं बता रहा हूँ, कोई एक फोर्स पर्टिकुलर, इतनी फोर्स पे इतनी एक्सटेंशन है, इतनी फोर्स पे इतनी एक्सटेंशन है, एंड देन फिर इस फोर्स पे ये एक्सटेंशन आ गई, इस फोर्स पे ये एक्सटेंशन आ गई, इस फोर्स पे ये एक्सटेंशन है और इस फोर्स पे ये एक्सटेंशन। तो इससे क्या समझ आ रहा है कि जैसे जैसे हम फोर्स बढ़ा रहे हैं तो एक्सटेंशन भी इंक्रीज कर रही है, लेकिन एक पॉइंट के बाद, जिसको हम कहते हैं लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी या इलास्टिक लिमिट, इस पॉइंट के बाद जब आप फोर्स इतनी ज्यादा नहीं भी बढ़ा रहे हो, देखो फोर्स कम बढ़ा रहे हो लेकिन एक्सटेंशन ज्यादा क्रिएट हो रही है। फोर्स अभी देखो हल्की सी भी नहीं बढ़ी है और एक्सटेंशन ज्यादा क्रिएट हो रहा है। तो वो पॉइंट जहां के बाद से फोर्स कम लगने पर बहुत ज्यादा एक्सटेंशन क्रिएट हो जाए और वापस से बॉडी अपनी पोजीशन पे नहीं आए, दोबारा से जो है वो इलास्टिक प्रॉपर्टी को खो दे, वापस से अपनी पोजीशन पे नहीं आए, उस पॉइंट को हम कहते हैं इलास्टिक लिमिट पॉइंट या फिर लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। ठीक है, तो इस पॉइंट के बाद अगर आप ज्यादा फोर्स लगाओगे तो ऑब्जेक्ट जो वो प्लास्टिसिटी में चला जाता है, तो जैसे खिंच गया खिंचा रहेगा। स्प्रिंग को एक लिमिट है, एक लिमिट तक मैं इसको छोड़ूंगा तो वापस अपनी शेप में आएगी, लेकिन लिमिट से ज्यादा एक्सटेंड कर दूंगा तो खिंची रह जाएगी स्ट्रिंग। और अगर उससे भी प्लास्टिसिटी के पॉइंट से भी और ज्यादा अगर हम फोर्स लगाएंगे तो क्या हो जाएगी, स्ट्रिंग ब्रेक हो जाएगी, कोई भी चीज वो ब्रेक हो जाएगी, टूट जाएगी, डीफॉर्म हो जाएगी। क्लियर है? आई होप इट्स क्लियर नाउ। इसी टॉपिक 5.1 का एक और टॉपिक है आगे एप्लीकेशन से हुक्स लॉ की, तो उसको डिस्कस करते हैं। तो एप्लीकेशन ऑफ हुक्स लॉ, दीस आर द सम डिवाइसेस जो आपकी बुक में मेंशन है। इसके अलावा भी ऐसी डिवाइसेस है जहां पे हुक्स लॉ के एप्लीकेशन से, फॉर एग्जांपल हार्डनेस टेस्टिंग मशीन हो गई, या फिर वो जो बच्चों के पास कार होती है खिलौने वाली कार, जिसको आप पीछे पुश करके छोड़ते हो तो वो आगे मूव करती है, वहां पे भी हुक्स लॉ एप्लीकेबल है। फिलहाल जो डिस्कस है बुक में उसको मेंशन करते हैं। बैलेंस व्हील ऑफ द मैकेनिकल वॉच, कोई भी जो मैकेनिकल वॉच होती है, आजकल तो जैसे ज्यादा डिजिटल ही चल रही और इलेक्ट्रॉनिक्स, तो मैकेनिकल जो वॉच है उसकी पूरी देख लेते हैं, उसके पीछे कैसे हुक्स एप्लीकेबल है। इट इज कनेक्टेड टू अ स्मॉल स्प्रिंग कॉल्ड हेयर स्प्रिंग। ये जो व्हील है ये एक स्मॉल स्प्रिंग से कनेक्ट होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, हेयर स्प्रिंग कहते हैं। ये इतने भारी स्प्रिंग होते हैं जो हमारे हेयर के साइज के डायमीटर के बराबर होते हैं। ठीक है,
व्हेन द व्हील मूव्स फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पोजीशन, जब व्हील अपनी ओरिजिनल पोजीशन से मूव करता है ऐसे या ऐसे। द हेयर स्प्रिंग स्ट्रेचेस, तो हेयर जो स्प्रिंग है ये वाली, ये स्ट्रेच करती है, खींचती है। तो ये ऐसे घूम रहा है तो ये यहाँ से इस तरफ आगे की तरफ आएंगे, स्ट्रेच करेंगे, खींचेंगी। और कंप्रेसिस, या फिर क्या हो जाएंगी, कंप्रेस हो जाएंगी, साइज में रिड्यूस। बैलेंस व्हील मूव बैक एंड फोर्थ, बैलेंस व्हील आगे पीछे मूव करता है ड्यू टू रीस्टोरिंग फोर्स, ये जो स्ट्रिंग है इसकी रीस्टोरिंग फोर्स की वजह से। जैसे अगर ये इस वक्त यहाँ से ऐसे खींच रहा है तो यहाँ पे भी एक रील है स्प्रिंग की, तो ये यहाँ पे इस पे खींच एक्सटेंशन आ रही है, ये कंप्रेस हो रहा है और ये एक्सटेंड हो रहा है। जैसे एक लिमिट आएगी उसके बाद रीस्टोरिंग फोर्स की ज्यादा होगी, वापस इसको अपनी तरफ खींचेगा तो ये अगेन जो है वो स्ट्रेच, ये कंप्रेस होगा और ये स्ट्रेच होगी। ठीक है, इस तरह बैक एंड फोर्थ मूवमेंट चलती रहेगी। एंड दिस मोशन हेल्प्स टू रेगुलेट द टाइम इन वॉच, और इस मोशन की वजह से वॉचेस में टाइम चलता रहता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज स्प्रिंग बैलेंस। ये कॉमनली आपने लेफ्ट वगैरह में भी देखा होगा कि ये काफी टाइम पहले 10-12 साल पहले, काफी पुरानी बात है, ये जो बाहर कबाड़ी वाले आते हैं जो हमारे स्पेयर जो चीजों को लेते हैं उनके पास एक ऐसा बैलेंस होता था। एंड देन फिर वो फिजिकल बैलेंस है और आजकल तो इलेक्ट्रॉनिकल बैलेंस हर जगह। तो ये बैलेंस क्या करता है, ये वेट मेजर करता है। इसमें दो नंबर्स होते हैं, एक तरफ न्यूटन में नंबर्स लिखे हुए यानी ये वेट बता रहे हैं कितनी फोर्स लग रही है, और एक तरफ ग्राम में नंबर्स लिखे हुए जैसे 100 ग्राम, 200 ग्राम, ये 50 ग्राम यानी हाफ के जी, 1000 ग्राम यानी 100 के जी। तो यहाँ पे नंबर्स हैं। अब जैसे हम यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट रखते हैं तो ये ऐसे खींचता है नीचे की तरफ। तो अब मैं इस ये जो अंदर वाली जो नीडल है इसको मैं थोड़ा बड़ा करके मैं दिखा रहा हूँ, जूम करके। जब हम नीडल को नीचे की तरफ खींचेंगे तो यहाँ पे अंदर एक स्प्रिंग होती है, वो स्प्रिंग ऐसे स्ट्रेच होती है और इसके ऊपर ये जो नीडल है ये पॉइंटर बताएगा रीडिंग। जैसे अभी ये पॉइंटर यहाँ पर है यानी 6 न्यूटन की फोर्स लगी है। यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है उस पर 6 न्यूटन की फोर्स लग रही है नीचे की तरफ ग्रेविटी की, और इसके जो मास है वो 600 ग्राम मास है। ठीक है, तो इस तरह अब ये वापस जब हम इस लोड को उठाएंगे तो ये रिस्टोरिंग फोर्स स्प्रिंग इसको वापस ऊपर लेकर के आ जाएगी। तो यहाँ पे भी जो वो हुक्स पे एप्लीकेबल है। In spring scale, spring is attached. The more weight you add, the more spring extends. जितना ज्यादा आप वेट लगाओगे उतनी ज्यादा स्प्रिंग स्ट्रेच होगी, एक्सटेंड होगी, खींचेगी। It has dial और पॉइंटर, एक पॉइंटर होता है या डायल कहते हैं इसको। They display the measurement of weight, जो हमें वेट की मेजरमेंट बताता है। जितना ज्यादा आप खींचोगे उतना ज्यादा वेट बढ़ता जाएगा, उतना ज्यादा मास भी बढ़ता रहेगा। ठीक है, जितना ज्यादा मटेरियल होगा उस हिसाब से यहाँ पे वो पॉइंटर बता देगा इसका मास कितना और वेट कितना है। स्प्रिंग बैलेंस दोनों चीजें बताता है। नाउ गैल्वानोमीटर जो है वो वोल्टेज वगैरह करंट वगैरह को मेजर करने के लिए होता है। इट इज अ डिवाइस यूज्ड टू मेजर करंट, करंट को मेजर करने के लिए एक डिवाइस अक्सर आपने इलेक्ट्रिशियन के पास देखा होगा। द कॉइल ऑफ इट इज अटैच्ड टू अ स्प्रिंग, इसकी जो कॉइल होती है वो एक स्प्रिंग के साथ अटैच होती है। व्हेन करंट फ्लोज थ्रू द कॉइल स्ट्रेचेस और कंप्रेसेस, जब करंट उस कॉइल में से गुजरती है, जैसे ये वायर है, वायर को अगर मैं ऐसे करके घुमा दूं तो कॉइल बन जाएगी। ठीक है, तो कॉइल में से जब गुजरती है तो वो कॉइल क्या होती है, स्ट्रेच होती है, खिंचती है, या फिर कंप्रेस होती है, साइज में रिड्यूस होती है। ठीक, अच्छा इन डिटेल अगर आप इनके एप्लीकेशंस को देखना चाहते हैं तो आप गूगल में जाकर के टाइप करें और वीडियोस के साथ आप इनको देख सकते हैं। बट एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से आप अगर इनके रिलेटेड इतना भी लिख लेंगे तो इट्स इनफ। प्रेशर क्या होता है कि किसी एरिया के ऊपर कितनी फोर्स लग रही है, फोर्स और एरिया का रेशियो उनको डिवाइड करके जो नंबर आता है उसको हम प्रेशर कहते हैं। तो डेफिनेशन देख लेते हैं। डेफिनेशन है फोर्स पर यूनिट एरिया, किसी एरिया के ऊपर कितनी फोर्स लग रही है इज कॉल्ड प्रेशर। एरिया क्या होता है, 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट, हर वो ऑब्जेक्ट जिसके 2 डायमेंशनल हो एटलीस्ट। जैसे ये बोर्ड है इसको हम एरिया मान सकते हैं बिकॉज एरिया का इसका एक्स एक्सिस है और वाई एक्सिस में भी है। ऐसे कोई बुक है, कोई डस्टर है, कोई भी चीज है तो उसके फ्रंट सामने वाला जो प्लेन है ये एरिया कहलाएगा। सही है, तो एरिया के ऊपर कितनी फोर्स लग रही है, जैसे ये डस्टर है इसका ये एरिया है, इसके ऊपर मैं ऊपर से कितनी फोर्स लगा रहा हूँ, फोर्स और एरिया का रेशियो प्रेशर निकल के आता है। ठीक है, प्रेशर का फॉर्मूला क्या आता है, फोर्स अपॉन एरिया। पी सिंबल है प्रेशर का, एफ सिंबल है फोर्स का, शॉर्ट फॉर्म में हम न्यूमेरिकल में शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं ताकि टाइम कम लगे। ए सिंबल है एरिया का। अब फोर्स और एरिया को सॉल्व कराऊंगा तो प्रेशर निकल के आता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमारे पास 2 नाइफ्स हैं, एक है ब्लंट नाइफ, शार्प नाइफ, और एक है ब्लंट नाइफ। एक जो है इसकी धार तेज है छुरी की और इस छुरी की धार तेज नहीं है। अब तेज धार क्या होता है, बिल्कुल उसका जो एरिया होता है
स्मॉल एरिया होता है, जबकि ब्लंट का एरिया थोड़ा सा ज्यादा होता है, लार्ज एरिया। दैट्स वाई शार्प नाइफ से इजीली वेजिटेबल्स वगैरह कट हो जाती है, इससे नहीं होती। वाई? क्योंकि दोनों के ऊपर हम फोर्स तो सेम लगाते, ऊपर से मान लो कि मैं 5 न्यूटन की फोर्स इस वाली छुरी पे भी लगा रहा हूँ और इस पे भी लगा रहा हूँ, फोर्स तो सेम है, बट इसका एरिया कम है, इस वजह से प्रेशर ज्यादा हो जाएगा। जैसे फोर्स क्या है 5 न्यूटन की, सेकंड वाले के ऊपर भी 5 न्यूटन की लग रही है, इसके एरिया मान लो 1 है, तो 5 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 5 आंसर आएगा। और एरिया का जो यूनिट होता है वो क्या होता है, पास्कल होता है, पी है, तो इसके आगे मैं पी लिखूंगा। ये पी बताएगा मुझे कि ये जो 5 है वो क्या क्वांटिटी, कौन सी क्वांटिटी है। पी ए बता रहा है, पास्कल बता रहा है, तो ये प्रेशर है 5 का प्रेशर। यहाँ पे देखो इसके एरिया थोड़ा सा ज्यादा है ब्लंट नाइफ का, तो मैंने 2 लिख दिया, 2 से डिवाइड कराऊंगा तो 2.5, तो देखिए 2.5 बड़ा है या 5 बड़ा है, 5 बड़ा है, तो इन दोनों का रेशियो डिवाइड करने पे जो आंसर आता है वो प्रेशर कहलाता है। तो एरिया जितना कम होगा प्रेशर ज्यादा आएगा। सही, यूनिट होता है पास्कल, शॉर्ट फॉर्म में पीए से लिखते हैं। एक जो पास्कल होता है वो बराबर होता है 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अगर हम फॉर्मूले को देखें तो फॉर्मूले से भी हम अक्सर डिराइव कर सकते हैं यूनिट को। फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन। एरिया का यूनिट क्या होता है, मीटर स्क्वायर, ये आप चैप्टर 1 में पढ़ चुके हैं। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर भी प्रेशर का यूनिट है, आप पास्कल की जगह न्यूटन मीटर स्क्वायर भी लिख सकते हैं। इसको ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, एक ही बात है। यहाँ पे जो स्क्वायर की पॉजिटिव पावर ऊपर लिखेंगे, इस तरह लिखेंगे तो नेगेटिव में शो करते हैं। Now the pressure increases when the force on a specific area is increases. प्रेशर बढ़ेगा जब आप फोर्स को बढ़ाओगे। अगर मैं 5 की जगह 10 न्यूटन की फोर्स लगाऊं, यहाँ पे 10 न्यूटन की फोर्स लगाऊं, तो फोर्स की जगह पे क्या रखेंगे, हम 10 रखेंगे, एरिया तो वही है 1 है, आंसर क्या आएगा 10 पास्कल। तो प्रेशर बढ़ गया ना, तो आप फोर्स बढ़ाओगे तो प्रेशर इंक्रीज होता है, प्रेशर बढ़ता है। और व्हेन ए स्मॉलर एरिया इज सब्जेक्टेड टू अ गिवन फोर्स, या फिर एरिया को कम कर दो तब भी फोर्स बढ़ेगा। तो एरिया को कम करने से कैसे फोर्स बढ़ेगा, मान लो ये एरिया है 1 मीटर स्क्वायर। देखिए 1 मीटर स्क्वायर तो बहुत बड़ी जगह होती है, लेकिन मैं समझाने के लिए कह रहा हूँ। सही, तो अगर मैं 1 का हाफ कर दूं, एरिया को कम कर दूं, 0.5 कर दूं, अब आंसर ज्यादा आएगा। चेक कर लेना, आप कैलकुलेटर से 20 आ जाएगा। सही है, तो प्रेशर बढ़ेगा जब आप एरिया को कम करोगे। तो अगर आप फॉर्मूले पे भी गौर करेंगे तो ये बात आपको यहां से भी समझ आएगी। फोर्स जो है वो बिल्कुल इक्वल टू के सामने लिखा हुआ, पी के सामने लिखा हुआ। जब भी ऐसा रिलेशन हो तो इसका क्या मतलब होता है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। फोर्स को बढ़ाऊंगा तो प्रेशर बढ़ेगा। ये ई क्या है, पी के डिवाइड में नीचे है, ये कहलाता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। यहाँ पे एरिया को बढ़ाओगे तो प्रेशर कम होगा, और एरिया को कम करोगे तो प्रेशर बढ़ेगा। एरिया को बढ़ाने से प्रेशर कम होता है, ये चीज भी चले देख लेते हैं। एरिया को बढ़ाने से प्रेशर क्या होता है, कम होता है। पहले था 1, सही। अब मान लो मैं इसका कर देता हूँ, जिससे यहाँ पे देख लो ना, प्रूफ है यहाँ पे, तो एरिया बढ़ रहा है तो प्रेशर क्या हो रहा है, कम हो रहा है। यहाँ पे एरिया कम है, प्रेशर ज्यादा, या एरिया ज्यादा, प्रेशर कम। ऐसे ही आपने अक्सर जो है बलून्स वगैरह को देखा होगा, तो बलून्स को हम एक सुई से फोड़ सकते हैं इजीली, लेकिन हम फिंगर से नहीं फोड़ सकते। सही, या फिर आप ये जो पाम है इस हथेली से नहीं फोड़ सकोगे। वो ज्यादा फोर्स लगाओगे तो अलग बात है, लेकिन सेम फोर्स लगाने पे, अगर आप नीडल से 2 न्यूटन की फोर्स पे गुब्बारे को फोड़ रहे हो, तो 2 न्यूटन की फोर्स अगर आप फिंगर से लगाओगे तो नहीं फूटेगा, बिकॉज फिंगर का जो एरिया है वो ज्यादा है नीडल सुई के एरिया से। इसी तरह अगर कोई बंदा या बंदी आपके ऊपर चढ़ जाते हैं, आपके पैरों के ऊपर चढ़ जाता है, अगर उसने जोकर्स पहने हुए, क्योंकि जोकर्स फ्लैट होते हैं, उसका एरिया ज्यादा होता है, तो एरिया ज्यादा होने की वजह से जो उसके जो बॉडी का वेट है जो लग रहा है उस एरिया के ऊपर, एरिया ज्यादा है तो वेट डिवाइड हो जाएगा, आपको इतना हर्ट नहीं होगा। जबकि अगर वो व्हील पहन के चढ़े तो व्हील में एरिया कम एक्ट हो रहा है, सही है, इस जगह पे ज्यादा आपको हर्ट फील होगा। एरिया कम है, पूरी बॉडी का फोर्स जो वो इस एरिया पे आकर के लग रहा है, तो एरिया कम होने की वजह से प्रेशर ज्यादा हो जाएगा, तो आपको ज्यादा हर्ट होगा। एटमॉस्फेरिक प्रेशर को डिस्कस करेंगे। तो व्हाट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर, फर्स्ट डेफिनेशन से देखते हैं। द प्रेशर दैट एटमॉस्फेरिक पार्टिकल्स एक्सर्ट्स ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। एटमॉस्फेयर की जो पार्टिकल्स, एटमॉस्फेयर बोले तो एयर जो हमारे अराउंड में, तो एयर के पार्टिकल्स, यू नो के एयर जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन गैसेस से मिलकर बनी हुई। वो जो गैसेस है वो एटम से मिलकर बने हुए हैं। एटम मजीद फंडामेंटली सब डिवीजन पार्टिकल्स, सब पार्टिकल्स जो होते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से एग्जिस्ट करते हैं। तो ये जो पार्टिकल्स हैं, अगर हम एटॉमिक लेवल की बात करें तो एटॉमिक लेवल के जो पार्टिकल्स हैं या फिर मॉलिक्यूल्स हैं, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड के, वो जो अर्थ के ऊपर प्रेशर लगा रहे हैं, अर्थ के ऊपर, उसको हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं। ऑल ओवर द सरफेसेस ऑफ ऑब्जेक्ट्स ऑन द अर्थ, अर्थ के ऊपर, और अर्थ के ऊपर जितनी भी चीजें हैं, जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, बिल्डिंग्स हैं,
कार्स हैं, जो भी चीजें हैं आपके घर के अंदर, जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, सबके ऊपर जो हमारा एटमॉस्फेयर दबाव लगा रहा है उसको हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं, कार एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब कैलकुलेट भी करते हैं कि हम कितना एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। कुछ एरियाज ऐसे होते हैं जहाँ पे कम एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, कहीं पे ज्यादा एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, आगे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो मेजर करते हैं हम एटीएम एटमॉस्फेरिक प्रेशर को, जैसे हम मास को केजी में मेजर करते हैं कि 10 केजी 20 केजी बोल रहे होते हैं, लेंथ को हम मीटर में मेजर करते हैं, ऐसे ही एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम एटीएम में मेजर करते हैं। सही है, 1 एटीएम कितना होता है? 1.013 × 10 की पावर 5 पीए का मतलब है पास्कल। देखिए प्रेशर के बहुत सारे यूनिट्स हैं, जिनमें से पास्कल भी एक यूनिट है, न्यूटन मीटर स्क्वायर भी एक यूनिट है। ज्यादातर हम प्रेशर का न्यूटन मीटर स्क्वायर अभी तक पढ़ते आ रहे थे और पास्कल भी, लेकिन ये एटीएम एक नया यूनिट है जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को बताता है। ठीक है, तो ये इतने पास्कल 1 एटीएम के बराबर होता है। अब ये जो वैल्यू नजर आ रही है ना आपको, ये काफी बड़ी वैल्यू है। 10 की पावर 5 में ये 0.5 डिजिट आगे जाएगा, 1 2 3 2 जीरो और आगे लगाओ तो ये ऐसे बनेगा एक्चुअली 1013 2 जीरो और आगे लगाओ तो ये पास्कल, या फिर पास्कल बोलो या फिर न्यूटन मीटर स्क्वायर बोलो। एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर इतने 1 एटीएम जो है वो इतने पास्कल या फिर न्यूटन मीटर स्क्वायर के बराबर होता है, 1,1300 पास्कल और न्यूटन मीटर स्क्वायर। ओके, बार भी यूनिट है, 1 बार, बार भी जो है ना एक यूनिट है एटमॉस्फेरिक प्रेशर का, जो कि हम वेदर्स वगैरह को जब बता रहे होते तो वो बार यूनिट्स में बता रहे होते कि कितना वेदर का प्रेशर है। तो वो जो है वो 1.000 10 की पावर 5 पास्कल के बराबर है। थोड़ा सा फर्क है इनमें एटीएम और बार में, बिल्कुल माइनर सर। नेक्स्ट है मेजरमेंट ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब ये जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, जो हम ये नंबर्स लिख रहे हैं यहाँ पे, ये कैसे मेजर करते हैं? मेजर करा जाता है लिक्विड बैरोमीटर के थ्रू। बहुत सारे लिक्विड बैरोमीटर है, बट यहाँ पे आपकी बुक में जो डिस्कस हुआ है वो मरकरी बैरोमीटर डिस्कस हुआ है, तो हम उसी को डिस्कस करेंगे। लिक्विड बैरोमीटर इज अ डिवाइस दैट मेजर्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ऐसी डिवाइस जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करती है उसको हम लिक्विड बैरोमीटर बोलते हैं। यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ हाइड्रोस्टैटिक्स, किसके प्रिंसिपल को यूज करते हुए? हाइड्रोस्टैटिक्स के प्रिंसिपल को यूज करते हुए लिक्विड बैरोमीटर्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करते हैं। तो प्रिंसिपल ऑफ हाइड्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम क्या कहता है? ये जो हाइड्रोस्टैटिक्स ये क्या कहता है? स्टेट्स दैट, कहता है कि द प्रेशर एट एनी पॉइंट इन अ फ्लूइड एट रेस्ट इज द सेम एट ऑल डेप्थ। प्रेशर एट एनी पॉइंट इन अ फ्लूइड एट रेस्ट, अगर फ्लूइड रेस्ट पर है, फॉर एग्जांपल गिलास है, गिलास के अंदर पानी है, बीकर के अंदर पानी है, या एक टैंक के अंदर पानी है, तो वो रेस्ट में मूव नहीं कर रहा, रेस्ट में अगर है, तो अगर हम उसके किसी भी पॉइंट पे मैं प्रेशर लगाऊं, किसी भी पॉइंट पे अगर मैं प्रेशर लगाता हूं, तो वो प्रेशर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, इक्वली आगे पास होगा हर पार्टिकल तक। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ प्रेशर लगाता हूँ तो वही प्रेशर पूरा नीचे डेप्थ तक यहाँ तक भी फील होगा। ये बात हो रही है। एट एनी पॉइंट इन अ फ्लूइड एट रेस्ट इज द सेम एट ऑल डेप्थ, हर डेप्थ में सेम होगा। यहाँ पे जो प्रेशर आप अप्लाई करोगे वो यहाँ पे भी फील होगा। अच्छा, 1 एटीएम जो है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, उसको जब हम mm ऑफ एच की बात करें, 760 mm ऑफ एच। अच्छा, यहाँ पे क्या बात हो रही है? यहाँ पे जो है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम मरकरी बैरोमीटर्स में कैसे मेजर करते हैं? तो मरकरी बैरोमीटर, ठीक है, ये मरकरी बैरोमीटर है। मरकरी बैरोमीटर कैसा होता है? एक जो है हमारे पास ट्यूब होती है, वो उसको मरकरी से फिल कर देगा। मरकरी से फिल एक ट्यूब है, तो उसको हम इन्वर्टेड करके मरकरी के कंटेनर में रखेंगे। ये जो कंटेनर है इसमें भी मरकरी है, इस ट्यूब के अंदर भी मरकरी है। अब जब मैं इन्वर्टेड करके रखूंगा तो मरकरी लेवल डाउन नीचे की तरफ आएगा, कंटेनर में फिल होना शुरू हो जाएगा। लेकिन जैसे ही इस ट्यूब के अंदर इतना मरकरी आ जाए जितना बाहर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी जितना बाहर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो और अंदर मरकरी का जो वेट है वो जब बैलेंस हो जाएगा तो मरकरी का लेवल फिक्स हो जाएगा। इस तरह हम बता सकते हैं कि किस एरिया में कितना एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। फॉर एग्जाम्पल ये जो ट्यूब है, यहाँ पे हमने जो है वो ऐसे करके डिविजन्स बना दिए, जैसे स्केल्स में होती रीडिंग्स लिख दी, ठीक है, कैलिब्रेशन कर दिए इसको कहते हैं। तो अब ये जो टॉप में है कैलिब्रेशन, यहाँ पे ये 760 मिलीमीटर की है, सही है। या फिर दूसरी और जो नॉर्मल जो यूनिट्स हम यूज कर रहे होते हैं वो स्केल्स में भी इंचेस में, अगर मैं बोलूँ तो ये 29 पॉइंट समथिंग 9 इंचेस, ठीक है, ओके। अब जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर बाहर ज्यादा होगा तो क्या होगा? ये जो हमारे पास लेवल है मरकरी का, ये ऊपर की तरफ आना शुरू होगा, क्योंकि बाहर से इस कंटेनर के ऊपर एटमॉस्फेरिक का प्रेशर दबाव ज्यादा होगा तो लिक्विड अंदर फिल होना चाहिए, ऊपर मरकरी की तरफ आएगा और ये लेवल बढ़ेगा। जब ये लेवल बढ़ा हुआ होगा इट मीन की हाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ठीक है। यहाँ पे जो कैलिब्रेशन है ऊपर की तरफ आएगी, हाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये जब नीचे की तरफ आएगा मरकरी लेवल, इट मीन के नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ठीक है। वो तो कैलकुलेशंस पे डिपेंड करता है कहाँ पे किस पॉइंट पे हम नॉर्मल बोल रहे हैं और कहाँ पे कम बोल रहे हैं और किस पॉइंट पे हम ज्यादा बोलते हैं।
लिक्विड बैरोमीटर से वेरियस एप्लीकेशन, जिसमें फर्स्ट ऑफ ऑल है एल्टीट्यूड मेजरमेंट, यानी लिक्विड बैरोमीटर्स के थ्रू आप एल्टीट्यूड को भी मेजर कर सकते हो, हाइट को भी मेजर कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आप अगर कराची से निकलते हैं नॉर्दर्न एरियाज की तरफ, तो इफ दिस इज अर्थ, तो नॉर्दर्न एरियाज ऐसे ऊपर की तरफ है, ठीक है। तो नॉर्दर्न एरियाज की तरफ अगर आप जा रहे हैं तो आप हाइट में ऊपर की तरफ जा रहे हैं, एल्टीट्यूड आपका बढ़ रहा है, ठीक। तो लिक्विड बैरोमीटर से आप एल्टीट्यूड को भी मेजर कर सकते हैं। कैसे मेजर कर सकते हैं? लिक्विड बैरोमीटर अभी हमने यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ था, कुछ मरकरी बैरोमीटर की अगर मैं बात करूँ कुछ इस तरह से है। तो यहाँ पे इस ट्यूब के अंदर लिक्विड फिल होता है, ठीक है, इस कंटेनर में भी लिक्विड फिल होता है। तो जैसे जैसे हम जो है नीचे सी लेवल से ऊपर की तरफ जाते हैं, मान लो ये सी लेवल है, सी लेवल से ऊपर की तरफ जा रहे हैं, ऊपर की तरफ जाते हुए जब हम ऊपर जाएंगे तो ये जो ट्यूब के अंदर लिक्विड फिल है, इसकी जो पोजीशन है वो नीचे और ऊपर होगी, ठीक है। जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे तो प्रेशर कम होता है ऊपर, दैट्स वाई जब बाहर से प्रेशर कम लगेगा, बाहर से प्रेशर कम लगेगा तो लिक्विड नीचे की तरफ आना शुरू हो जाएगा। ज्यादा प्रेशर बाहर से लगेगा तो लिक्विड ऊपर की तरफ जाना शुरू हो जाएगा। जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे एल्टीट्यूड बढ़ता जाएगा, प्रेशर कम होते जाता है, और प्रेशर कम होने की वजह से ये जो लिक्विड है, इसकी जो हाइट है ये नीचे की तरफ आएगी, तो ये ऐसे होकर के नीचे की तरफ आ जाएगी, ठीक है। इस तरह हम चेक कर सकते हैं कि एल्टीट्यूड क्या है डिफरेंट कैलकुलेशन के थ्रू। नेक्स्ट, वेदर फोरकास्टिंग, वेदर के बारे में भी बताया जा सकता है कि वेदर कैसे रहेगा आगे लिक्विड बैरोमीटर्स के थ्रू। फॉलिंग बैरोमीटर में इंडिकेट एन अप्रोचिंग स्टॉर्म, फॉलिंग बैरोमीटर यानी बैरोमीटर नीचे की तरफ आ रहा है, लिक्विड का लेवल नीचे की तरफ आ रहा है, इट मीन के तूफान आने वाला है। बिकॉज नीचे की तरफ तभी आता है जब प्रेशर कम हो, बाहर से प्रेशर कम होने की वजह से जो है क्या हो सकता है, एक स्टॉर्म आ सकता है। While a rising barometer suggests improvement in weather condition, जबकि rising barometer, rising यानी ऊपर ऊपर की तरफ जाता हुआ, चढ़ता हुआ, rising barometer अगर लिक्विड ऊपर की तरफ जा रहा है, इट मीन बाहर से प्रेशर ज्यादा लग रहा है, बाहर से प्रेशर ज्यादा है, दैट्स व्हाई लिक्विड ऊपर की तरफ आ रहा है ट्यूब पे। तो राइजिंग बैरोमीटर का मतलब है वेदर अच्छा हो रहा है, ठीक है। इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन, इंडस्ट्रीज में भी हम लिक्विड बैरोमीटर्स का यूज करते हैं। डिफरेंट केमिकल प्रोसेसेस के लिए हमें जो है ना टेम्परेचर और प्रेशर चाहिए होता है। तो प्रेशर और टेम्परेचर आपने केमिस्ट्री में देखा होगा, डिफरेंट प्रेशर और टेम्परेचर पे रिएक्शंस अकर होते हैं, तो उसके लिए और डिफरेंट इक्विपमेंट्स का प्रेशर चेक करने के लिए कि इसमें ये कितने प्रेशर को जो है वो हैंडल कर सकता है। जैसे सिलेंडर्स वगैरह हम फिल करते हैं तो डिफरेंट सिलेंडर्स होते हैं, छोटे बड़े, ठीक है, उसमें आप एक लिमिटेड अमाउंट की ही गैस फिल कर सकते हो, वो उतना ही प्रेशर बियर कर सकते हैं। तो इक्विपमेंट्स क्यों, तो लिक्विड बैरोमीटर्स आर यूज्ड इन इंडस्ट्रियल सेटिंग्स वेयर प्रिसाइज प्रेशर मेजरमेंट्स आर नीडेड, जहां पे आपको प्रिसाइज प्रेशर मेजरमेंट बिल्कुल तकरीबन सही मेजरमेंट चाहिए होती है। फॉर स्पेसिफिक प्रोसेसेस और इक्विपमेंट्स, या फिर प्रोसेसेस के लिए और या फिर इक्विपमेंट्स के लिए यानी apparatus के लिए, आलात वगैरह के लिए, ठीक है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड हाइट फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ, ग्रेजुअली जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाते जाएंगे, अर्थ की सरफेस से ऊपर की तरफ आते जाएंगे, तो एटमॉस्फेयर का जो प्रेशर है वो कम होते जाता है। अच्छा, ऐसा क्यों होता है कि एटमॉस्फेयर का प्रेशर जैसे हम ऊपर जाते हैं अर्थ से कम होता है? माने दिस इज अर्थ, ये सरफेस है अर्थ की, तो अर्थ के ऊपर इस पॉइंट के ऊपर ग्रेविटी की जो वैल्यू है वो सबसे ज्यादा है, यानी यहाँ पे हाईएस्ट ग्रेविटी है। जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे तो ग्रेविटी की जो फोर्स है वो कम होते रहेंगे। तो दैट्स व्हाई अर्थ की सरफेस पे जो एटमॉस्फेयर के मॉलिक्यूल्स होते हैं, एयर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस हो गई, ऑक्सीजन गैस हो गई, नाइट्रोजन हो गई, आर्गोन हो गई, अदर जो गैसेस हैं वो ज्यादा अमाउंट में होते हैं अर्थ की सरफेस के अराउंड में, बहुत ज्यादा अमाउंट में होते हैं, क्योंकि यहाँ पे ग्रेविटी की फोर्स बहुत ज्यादा है, तो उनको टाइटली पैक करके रखती है। लेकिन जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाते हैं तो ग्रेविटी कम होती है, तो एयर के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनको उनको टाइटली पैक नहीं कर रखा जा सकता, तो वो आराम आराम से दूर होते जाते हैं। तो जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे एटमॉस्फेयर आपको कम मिलेगा। दैट्स वाई जब क्लाइंबर्स माउंटेन्स वगैरह में चढ़ते हैं तो उन्हें सांस लेने में परेशानी होती है। जब आप नॉर्दर्न एरियाज में जाते हो तो वहां पे भी हाइट बोलते हैं कि हाइट लग गई, यानी आपको ऑक्सीजन का लेवल वहां पे कम होता है, सही है। जैसे हम ऊपर जाएंगे ऑक्सीजन का लेवल कम होते जाएगा, जब ऑक्सीजन कम होगी तो आपको सांस लेने में प्रॉब्लम होगी। ऑक्सीजन कम हो रही है, मॉलिक्यूल्स कम हो रहा है। जब यहाँ ऊपर मॉलिक्यूल्स कम है तो प्रेशर भी कम होगा, क्योंकि यही मॉलिक्यूल्स ही तो प्रेशर लगा रहे होते हैं, फोर्स लगा रहे होते हैं। तो कम मॉलिक्यूल्स होगा तो कम प्रेशर होगा। तो इसी वजह से जब हम ऊपर आते हैं हाइट पे तो प्रेशर कम होता है। अब ये जीरो पे है, यानी जीरो एल्टीट्यूड पे, ये हाइट है, ठीक है, एल्टीट्यूड जिसको बोलते हैं हाइट है, एल्टीट्यूड। जीरो एल्टीट्यूड पे 100 अगर पास्कल का प्रेशर है, किलो पास्कल, सही, 100 किलो पास्कल है। तो जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं, तो ये 5 पे कितना आ रहा है, तकरीबन ये यहाँ पे आ रहा है 50 तक आ रहा है।
ये 55 तक आ रहा है। तो 5 किलोमीटर की हाइट पर, किलोमीटर जमीन से 5 किलोमीटर में ऊपर चले जाऊं तो प्रेशर आधा हो रहा है बिल्कुल। और एक पॉइंट ऐसा आ रहा है जहां पे ऑलमोस्ट 10 से भी कम प्रेशर आ रहा है जब एल्टीट्यूड 20 किलोमीटर से ऊपर चले जाता है। यही सारी चीजें डिस्कस करेंगे। द एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीजेस एज वी गो अप फ्रॉम द सरफेस on earth. On mountains the atmospheric pressure is lower than its sea level, decreasing gradually to zero. यानी माउंटेन्स पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता है सी लेवल के रिस्पेक्ट में, यानी कराची के रिस्पेक्ट में नॉर्दर्न एरियाज में एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम है। दैट्स वहाँ पे खाना भी देर से बनता है, पकता है। तो गोश्त वगैरह वहाँ इजीली नहीं पकता है, यहाँ पे आप किलो में पका लेते, वहाँ पे प्रेशर कुकर से पकाना पड़ता है, वहाँ पे प्रेशर बढ़ाना पड़ता है। ठीक है। एज सी लेवल द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज एडिट इज अबाउट एट सी लेवल। सी लेवल पे जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो 100 अगर किलो पास्कल है, तो द एट माउंट एवरेस्ट पे जो कि 8.8 किलोमीटर अबव सी लेवल है, माउंट एवरेस्ट की हाइट 8.8 किलोमीटर तक है, द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज ओनली 33 किलोमीटर पास्कल। वहां पे माउंट एवरेस्ट में 33 किलोमीटर नहीं सॉरी 33 किलो पास्कल है। वेयर एरोप्लेन्स फ्लाइज, और जहां पे एरोप्लेन्स मूव करें जिस एल्टीट्यूड पे, जिस हाइट पे, वहां पे क्या है तकरीबन 11 किलोमीटर अबव होता है अर्थ से। द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज 23 किलो पास्कल, किलो पास्कल सॉरी 23 किलो, यस 23 किलो पास्कल। तो ये देखें जिससे हम ऊपर जा रहे हैं तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो रहा है। जब भी एरोप्लेन्स में अक्सर लोगों के कान में प्रॉब्लम होती है या फिर उन्हें वोमिटिंग की तरफ फील हो रहा होता है, बिकॉज एटमॉस्फेरिक प्रेशर वहां बहुत ज्यादा कम होता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड वेदर, कि वेदर का एटमॉस्फेयर के ऊपर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर क्या इफेक्ट होता है। तो लेट्स सी, barometers that are kept in the same place at the same height above sea level show some variation in atmospheric pressure. बैरोमीटर क्या काम करते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करते हैं। अब अगर हम सेम एरिया में, फॉर एग्जाम्पल हम बात करें कराची की, कराची के अगर हम कराची में बात करें किसी भी एक स्पेसिफिक एरिया में बैरोमीटर को रखा हुआ है, तो आज जो प्रेशर बैरोमीटर बता रहा है जरूर नहीं कि वो कल भी वही प्रेशर बताए। हो सकता है कि कल थोड़ा सा प्रेशर ज्यादा हो जाए एटमॉस्फेयर का या थोड़ा सा कम हो जाए। ये डिपेंड करता है वेदर के ऊपर कि वेदर कैसा है, हॉट है कोल्ड है। ठीक है। तो फ्रॉम डे टू डे वेदर थोड़ा थोड़ा वेरी करते रहता है सेम एरिया में भी। ठीक है, ज्यादा नहीं, थोड़ा बहुत आगे हम डिस्कस करेंगे। द यूनिट फॉर प्रेशर यूज्ड इन वेदर मैप्स इज द मिली बार। वेदर मैप्स में जो यूनिट को यूज किया जाता है प्रेशर के लिए वो मिली बार यूज किया जाता है, शॉर्ट फॉर्म में एम बार लिखते हैं। तो 1 जो मिली बार होता है वो बराबर होता है 100 पास्कल के। ठीक है, ये आप याद कर लेंगे, 1 मिली बार बराबर होता है 100 पास्कल के। यूजुअली द रेंज ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर वेरीज फ्रॉम द वेरी हाई प्रेशर ऑफ 1040 मिली बार टू एज लो एज 950 मिली बार। देखिए 1 मिली बार 100 पास्कल के बराबर है, तो अब 1040 कितना होगा, आप 100 से मल्टीप्लाई कर दे तो इतने पास्कल हो जाएगा। तो 1040 मिली बार और 950 मिली बार, यानी कम से कम अगर किसी सेम एरिया को लोकेशन के ऊपर कम से कम अगर प्रेशर होगा तो वो 950 मिली बार होगा और ज्यादा से ज्यादा 940 होगा। तो इसी के आगे पीछे प्रेशर फ्लक्चुएट करते रहेगा, आगे पीछे होते रहेगा सेम एरिया का। ठीक है, डे टू डे। विंड्स मूव फ्रॉम हाई प्रेशर रीजन टू लो प्रेशर रीजन। विंड जो है हवा वो मूव करती है हाई प्रेशर रीजन से लो प्रेशर रीजन की तरफ। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं हम दिस इज कराची और ये बाहर कराची के बाहर ये मान लो ये कोई सिंध का एरिया है। तो यहाँ पे अगर प्रेशर है 1040 मिली बार और कराची का प्रेशर है 950 मिली बार, तो विंड जो है वो हवा हाई प्रेशर रीजन से लो प्रेशर रीजन की तरफ आएगी, इस डायरेक्शन में फ्लो करेगी विंड। कभी भी चीजें वो हाई प्रेशर हाई कंसंट्रेशन एरिया से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करती है। जैसे अगर हम किसी भी आयरन की रोड को अगर हम हीट अप करें, तो जहां पे हीट लग रहा है वहां पे हीट ज्यादा अमाउंट में, अब हीट वहां से किस तरफ फ्लो करती है जहां पे कम अमाउंट है, तो फिर हमें इस तरफ भी जो है वो हीट फील होती है। ठीक है, इसी तरह जो है अगर आप खाली बोतल को पानी में डिप करें तो पानी सारा खाली बोतल में जाएगा, क्योंकि टैंक में जो है वाटर बहुत ज्यादा है, कंसेंट्रेशन बहुत ज्यादा है वाटर की, और बोतल के अंदर नहीं है। तो जैसे हम बोतल को डिप करेंगे तो हाई कंसेंट्रेशन से वाटर लो कंसेंट्रेशन एरिया की तरफ जाएगा। इसी तरह जो विंड जो हवा भी फ्लो करती है, वो जो एयर जो है एटमॉस्फेयर वो भी ब्लो करती है हाई प्रेशर जहां पे दबाव ज्यादा है वहां से जहां पे दबाव कम है वहां की तरफ ब्लो करती है। ठीक है, अच्छा, एंड देन विंड्स मूव फ्रॉम हाई प्रेशर लो प्रेशर रीजन। द स्ट्रेंथ ऑफ द विंड इज डिटरमाइंड बाय प्रेशर डिफरेंस। कितनी ज्यादा तेज हवा चलेगी ये डिपेंड करता है
कि प्रेशर डिफरेंस कितना ज्यादा। अगर यहाँ पे प्रेशर डिफरेंस की बात करें 1040 में से अगर मैं 950 को सब्ट्रैक्ट करूं तो 50 आता है, तो प्रेशर डिफरेंस 50 का है। ऐसे अगर कोई एरिया है जिसमें 1030 मिली बार है और 1000 मिली बार दूसरे रीजन में, तो इनका जो डिफरेंस आएगा वो 1030 में से 1000 को सब्ट्रैक्ट कराऊंगा तो जो डिफरेंस आएगा वो 30 का आएगा। तो जितना ज्यादा डिफरेंस होगा उतना ज्यादा जो है ना एयर ब्लो करेगी, तेजी से ब्लो करेगी। एप्लीकेशन ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इज ड्रिंकिंग बाय स्ट्रो। हम कॉमनली जूस वगैरह पीते हैं स्ट्रो के थ्रू और डिफरेंट शेक्स वगैरह, तो हम वहां पे क्या कर रहे होते हैं, जब हम स्ट्रो के थ्रू किसी भी लिक्विड को सक कर रहे हैं तो हमारे जो मुंह के अंदर एयर है और जो लंग्स में एयर है, जब हम सक करते हैं तो लंग्स का जो एरिया है वो इंक्रीज कर जाता है। अब क्योंकि एरिया इंक्रीज कर गया तो माउथ से लेकर के जो लंग्स तक अंदर एयर थी उसको ज्यादा एरिया मिल गया, तो ज्यादा एरिया मिलने की वजह से अंदर प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। सिंपली जब हम सक करते हैं लिक्विड को, उसकी वजह से जो हमारे माउथ में एयर है वो अंदर लंग्स की तरफ जाती है, लंग्स पे जाने की वजह से जो माउथ पे एयर प्रेशर है वो कम हो जाता है, क्योंकि लंग्स का एरिया बढ़ जाता है इसलिए माउथ पे एयर प्रेशर कम कम हो जाता है। तो सकिंग के थ्रू माउथ पे एयर प्रेशर कम हो गई और बाहर एटमॉस्फेरिक का प्रेशर ज्यादा है। अब क्योंकि बाहर एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा है तो चीजें हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन की तरफ फ्लो करती है। बाहर एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा होने की वजह से लिक्विड राइज अप करेगा ऊपर स्ट्रो में और हमारे मुंह की तरफ आ जाएगा बाय सकिंग। इज इट क्लियर? नाउ नेक्स्ट है ड्रॉविंग लिक्विड बाय सिरिंज। सिरिंज वगैरह आपने नॉर्मली देखी है, जब सिरिंज को क्या करते हैं ऐसे पीछे की तरफ खींचते हैं, तो खींचने की वजह से वो जो सिलेंडर वाला एरिया होता है जहां पे पिस्टन, पहले सिरिंज का जो पिस्टन है वो बिल्कुल क्लोज होता है, जब हम खींचते हैं तो पीछे की तरफ आता है। अब ये जो एरिया जो स्पेस बचा है यहाँ पे एयर प्रेशर बहुत कम है एज कम्पेयर टू आउटसाइड, दैट्स वाई आउटसाइड में जो भी फ्लूइड होगा वो अंदर सिरिंज की तरफ चला जाएगा। ठीक है, दैट बट तो यहाँ भी इनके बारे में लिखा हुआ था, ड्रिंकिंग थ्रू स्ट्रो इज पॉसिबल बाय लोअरिंग द प्रेशर इन द माउथ। स्ट्रो के थ्रू जो हम ड्रिंकिंग करें वो कैसे पॉसिबल है कि हम अपने मुंह के अंदर प्रेशर को कम करते हैं, बिलो द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, बाहर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम कर देते हैं सकिंग के थ्रू। ड्रॉविंग लिक्विड बाय syringe, when the piston of the syringe is drawn back upward, this decreases the pressure within the cylinder। जब हम सिरिंज के पिस्टन को पीछे की तरफ खींचते हैं तो वो क्या करता है, जो सिलेंडर के अंदर एटमॉस्फेरिक सिलेंडर के अंदर जो प्रेशर उसको कम कर देता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्टिंग ऑन द सरफेस ऑफ द लिक्विड ड्राइव्स द लिक्विड इनटू द सिलेंडर। जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर लिक्विड के ऊपर लग रहा है वो क्या करेगा, लिक्विड को ड्राइव अप करेगा सिरिंज में ऊपर की तरफ इनटू द सिलेंडर थ्रू द नोजल ऑफ द सिरिंज, सिरिंज के नोजल से। कुछ और एग्जांपल से, फॉर एग्जांपल जो सक्शन कब होता है कुछ इस तरह से होता है, आपने वो गेम वगैरह देखोगे बच्चों की, पिस्टल वगैरह होते हैं जिसको हम शूट करते हैं तो वहां से एक रोड निकलती है, वो जाकर के जहां लगी वहीं स्ट्राइक कर जाती है, तो उसके आगे वाले एरिया में जो चीज लगी हुई होती है उसको हम सक्शन कप बोलते हैं। और घरों में भी नॉर्मली हम यूज कर रहे होते हैं जब हमारे जो बेसन वगैरह चौक हो जाता है या कोई पानी वगैरह का एरिया जहाँ पानी फ्लो होता है वो चौक होता है तो उस पंप का हम यूज करते हैं। वो क्या कैसा होता है, ऐसे हाफ जो है ना, हाफ हाफ हेमी स्फीयर की तरह होता है। ठीक है, आप टेनिस की बॉल है, टेनिस की बॉल गेम वगैरह तो आप खेलते हो, मैं टेनिस की बॉल को घर में कट कर दूं ऐसे करके बीच में से कट कर दिया मैंने टेनिस की बॉल को, तो ये जो हाफ पोर्शन बचा ये हेमी स्फीयर है। ठीक है, ये इस तरह से होता है और यहाँ पे एक डंडा लगा हुआ होता है, एक रोड होती है, तो उस रोड को जब हम पुश करते हैं, मान लें ये है वो सेक्शन कप ऐसे दीवार से लगा हुआ है, जब मैं उस रोड को पुश करता हूँ तो वो ऐसे चिपक जाता है, तो और वो चिपके ही रहता है जब तक हम खींच के बाहर ना निकाले। इसके क्या वो रीजन है, इस वक्त क्योंकि ये इस तरह से है तो इसके अंदर एयर है। ठीक है, जब मैं दीवार में लगा रहा हूँ तो एयर इसके अंदर ट्रैप है और बाहर भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर है जो बाहर से इसकी तरफ लग रही है। अब क्योंकि बाहर से जो एयर प्रेशर लग रहा है वो और इसकी जो अंदर एयर है वो एक दूसरे को काउंटरएक्ट करती है, एक्शन यहाँ से एक्शन फोर्स और यहाँ से रिएक्शन हो रहा है, तो न्यूटन का थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग एक्शन जितना होता है उतना ही रिएक्शन होता है, इक्वल एंड अपोजिट। तो ये जो है वो क्या वैसी रहेगी, हटाऊंगा थोड़ी आएगा, लेकिन जैसे ही मैं इसको पुश करता हूँ अंदर वाली जो एयर है वो सारी बाहर आ जाती है। जब हम इसको पुश करते हैं तो अंदर वाली जो एयर है वो पूरी बाहर निकल जाती है, ऐसे बाहर चले गई। अब अंदर कोई एयर नहीं है, इसके अंदर कोई एयर नहीं है, लेकिन बाहर से अभी भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है, बाहर से प्रेशर अभी भी लग रहा है, दैट्स वाई बाहर वाले जो प्रेशर उसको वहां पे फंसा करके रखते हैं और वो फंक्शन का स्टिक कर जाता है, चिपक जाता है। ठीक है, ऐसे आप कोई केन वगैरह ले लें, उसमें से अगर आप एयर को बाहर निकालते हैं तो वो केन जो है ना कोलैप्स कर जाती है। फॉर एग्जांपल ये बोतल है मेरे पास, अभी इस बोतल के अंदर भी एयर है, ठीक, और बाहर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। अभी ये देखें ये ऐसे ही, लेकिन जब मैं इसको सक करूंगा और इसके अंदर वाली एयर को बाहर निकाल दूंगा
तो क्या होगा, बाहर वाली जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, बाहर जो एयर है वो इसको अंदर की तरफ पुश करेगी, क्योंकि अंदर एयर नहीं होगी। अभी मैं पुश कर रहा हूँ, ये वापस आ रहा है क्योंकि अंदर एयर एक्शन का रिएक्शन हो रहा है। लेकिन जैसे मैं अंदर से एयर बाहर निकालूंगा तो ये ऐसे करके कोलैप्स कर जाएगी। देखना, वापस एयर छोड़ने पे ये दोबारा से सीधी हो, जैसे मैं शक कर रहा हूँ ये कोलैप्स कर रही है और वापस एयर अंदर जा रही है, तो ये वापस से बाहर आ रहा है। ठीक है, तो ऐसे ही एक एक्सपेरिमेंट किया था। एक जर्मन जो है फिजिसिस्ट ने क्या किया था, एक बड़ी जो है आयरन की दो हेमी स्फीयर्स लिए थे, बड़े बड़े आयरन के, सॉरी ब्रॉन्ज के बने हुए दो हेमी स्फीयर्स लिए थे। एक इस तरह से था और एक इस तरह से हेमी स्फीयर। इन दोनों हेमी स्फीयर्स को जो ब्रॉन्ज के बने हुए थे मिला दिया ऐसे करके। ठीक है, इन दोनों को ऐसे करके मिला दिया और कोई वेल्डिंग वगैरह नहीं करी, सिंपल बस ऐसे इनको ज्वाइन कर दिया। ठीक है, बस ऐसे इनको, जैसे फॉर एग्जाम्पल टेनिस की बॉल अगर मैं बीच में से काटू तो दोनों को ऐसे चिपका दूं, छोड़ दूंगा तो वो वापस जो है ना अपनी पोजीशन पे दोबारा से आ जाएंगे, क्योंकि वो उनमें मैंने कोई गोंद वगैरह कुछ भी नहीं लगाया। ठीक है, ऐसे करके चिपका दिया और क्या किया, एक होल करा, उसमें वैक्यूम पंप के थ्रू बाहर एयर निकाल दी। इसके अंदर जो एयर जो ट्रेप हो गई थी उस पूरी एयर को बाहर निकाल दिया और किसी तरीके से इसको सील कर दिया। जब पूरी एयर बाहर निकल गई, अब ये हमेशा के लिए ऐसे चिपक गए और एक तरफ 8 घोड़ों की टीम रख दी और दूसरी तरफ भी 8 हॉर्सेस की टीम को इधर और इधर रख करके इनको खींचने की कोशिश करेगी अपोजिट डायरेक्शन में। तब भी ये इतनी पावर के साथ भी ये नहीं खुले, लेकिन जैसे ही वापस उसने एयर अंदर फिल करी, वापस जब एयर अंदर फिल करी तो ये दोबारा से सेपरेट हो गए ऐसे। तो आई होप आपको एटमॉस्फेरिक प्रेशर का कॉन्सेप्ट समझ आ गया। लिक्विड प्रेशर को डिस्कस करेंगे। तो जैसे गैसेस प्रेशर अप्लाई करती हैं, एज इट इज लिक्विड भी प्रेशर अप्लाई करते हैं। तो लिक्विड का जो प्रेशर होता है वो उसके वेट की वजह से होता है, और जैसे जैसे हम नीचे डेप्थ बढ़ाते जाएंगे लिक्विड की, उसका प्रेशर भी इंक्रीज होते जाएगा। फॉर एग्जाम्पल ये कॉइन है या फिर कोई भी किसी चीज का पीस है, अगर ये यहाँ पर होगा, अगर फॉर एग्जाम्पल इसको अगर यहाँ होता तो इसके ऊपर जो लिक्विड है जस्ट उसका वेट इस कॉइन के ऊपर होता, तो इतने लिक्विड का वेट जितनी फोर्स लगाता इस एरिया में, क्योंकि प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया। ये जो वेट है लिक्विड का यहाँ से यहाँ तक, वेट इज अ फोर्स, ये फोर्स हो गई, और एरिया जो इस कॉइन का है तो ये जो प्रेशर निकलेगा वो है एक नंबर आएगा। अब जैसे जैसे मैं इसको नीचे ले आऊँ, कॉइन को अपने बिल्कुल बॉटम पे ले आया हूँ, तो यहाँ पे जो लिक्विड का वेट है, जो फोर्स लिक्विड ऊपर से लगा रहा है वेट, वो बहुत ज्यादा है। यहाँ से यहाँ तक का लिक्विड का वेट इसके ऊपर अप्लाई हो रहा है, तो वेट बहुत ज्यादा हो रहा है, एरिया वही है, तो वेट बढ़ गया, एरिया सेम है, तो प्रेशर भी बढ़ेगा। तो लिक्विड में डेप्थ में प्रेशर इंक्रीज होता है। इसी तरह एक एक्सपेरिमेंट भी किया गया है, आप भी कर सकते हैं। आप जो है वो एक बोतल ले लें, उसमें डिफरेंट एरिया जो है ना पोजिशन पे होल्स बना दें। अब जो सबसे टॉप वाला होल होगा ना, उसमें से जो वाटर बाहर आएगा, स्पर्ट आउट होगा, वो सबसे करीब गिरेगा, मीडियम वाले से थोड़ा दूर जाकर वाटर गिरेगा, और सबसे जो लास्ट में जो होल होगा उससे बहुत तेजी से और बहुत दूर तक वाटर जाकर के गिरेगा। इसकी वजह यह है कि ऊपर जो यहाँ पे जो होल है ना, इसके ऊपर जो लिक्विड है वो जस्ट इतने से एरिया का लिक्विड है, इस लिक्विड का वेट इसके ऊपर है, तो ये इसका प्रेशर है। अब जब यहाँ पे आ रहे हैं तो लिक्विड का जो वेट है वो यहाँ से यहाँ तक वाला लिक्विड पूरा इसके ऊपर अप्लाई हो रहा है, फोर्स लग रही है, तो ये थोड़ा और आगे जा रहा है। यहाँ पे जब हम आ रहे हैं तो और लिक्विड का वेट बढ़ गया, लिक्विड बढ़ गया तो लिक्विड का वेट भी बढ़ गया, तो और ज्यादा दूर लिक्विड स्पर्स आउट हो रहा है। ठीक है, तो इट मीन के लिक्विड में डेप्थ बढ़ाने से प्रेशर इंक्रीज होता है। तो यहाँ पे अगर देखें, द प्रेशर इन लिक्विड इज ड्यू टू इट्स वेट, द प्रेशर ऑफ इनकम्प्रेसिबल लिक्विड इंक्रीजेस विद डेप्थ। अब एक इक्वेशन यहाँ पर है, मैं भी पॉसिबल ये आपके बोर्ड में सॉल्व करने के लिए आ सकती है। तो अगर हम यहाँ पे बात करें लिक्विड के वेट की, इस कॉइन के ऊपर जो वेट लग रहा है वो देखें, आगे जो वेट है वो तो जस्ट यहाँ पे अप्लाई हो रहा है, इस कॉइन के ऊपर जो वेट अप्लाई हो रहा है लिक्विड का, वो इसकी सीध अगर मैं ऊपर जाऊँ तो एक सिलेंडर फॉर्म में बन रहा है, और यहाँ पे ऊपर जो पानी वो पूरा इसके ऊपर वेट अप्लाई कर रहा है। वेट इज अ फोर्स, फोर्स इक्वल टू वेट, वेट का फॉर्मूला होता है mg, यू नो वेरी वेल कि वेट का फॉर्मूला होता है मास और ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन mg। अब यहाँ पे अगर मुझे इस लिक्विड का यहाँ से यहाँ तक जो लिक्विड इस कॉइन के ऊपर है, इसका अगर मुझे मास फाइंड आउट करना है तो मैं मास डेंसिटी के फॉर्मूले से फाइंड आउट करूंगा। डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम। अब मुझे यहाँ से मास चाहिए तो वॉल्यूम यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इक्वल टू कैसे आएगा, डेंसिटी के ये जो टेम्बल है रो, इसको बोलते हैं, रो के साथ जाकर के भी यहाँ डिवाइड हो रहा है, यहाँ जाकर के रो के साथ मल्टीप्लाई में आ जाएगा, रो के साथ मल्टीप्लाई में भी आ गया, तो ये मास की इक्वेशन बन गई, इक्वेशन 2। अब वॉल्यूम अगर हम इसकी बात करें, ये जो पूरा एक सिलेंडर फॉर्म में बन रहा है, तो सिलेंड्रिकल
वॉल्यूम होता है एरिया और हाइट। यहाँ पे देखें इस पॉइंट में ये जो एरिया है जिसको मैं ए से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और हाइट यहाँ से यहाँ तक ऐसे रिप्रेजेंट हो रहा है। तो अगर वो जो वॉल्यूम जो 3 डायमेंशन में होता है उसका फॉर्मूला होगा v इक्वल टू एच। ये बन गई इक्वेशन 3। पुटिंग इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 2 वी गेट, अगर मैं इक्वेशन 3 को इक्वेशन 2 में पुट करूँ तो इक्वेशन 2 क्या है, रो v की जगह अगर मैं v की वैल्यू ए एच को पुट करूँ v की जगह तो बनेगा m इक्वल टू रो v की जगह v की वैल्यू ए एच, m इक्वल टू रो v की जगह v की वैल्यू ए एच आ गई। दिस इज इक्वेशन 4। नाउ पुट इक्वेशन 4 इन इक्वेशन 1। अब मैं अगर इक्वेशन 4 को इक्वेशन 1 में पुट करूं क्योंकि ये मास की इक्वेशन बनी है, मास बराबर है रो ए एच के। अब इक्वेशन 1 में मास की जगह मास की वैल्यू रो ए एच को पुट करते हैं तो इक्वेशन 1 है एफ इक्वल टू या डब्ल्यू इक्वल टू एफ इक्वल टू मास की जगह मास की वैल्यू रो ए एच और जी अपनी जगह पे आता है। ये बन गया इक्वेशन 5। नाउ सिंस प्रेशर का जो फॉर्मूला होता है वो फोर्स अपॉन एरिया होता है, दिस इज इक्वेशन 6। पुट इक्वेशन 5 इन इक्वेशन 6। अब इक्वेशन 5 को अगर मैं इक्वेशन 6 में पुट करूं तो f बराबर है इसके, यहाँ पे f की जगह f की वैल्यू अगर हम पुट करें रो ए एच जी अपॉन में जो ए है वो एलरेडी रहेगा और ये प्रेशर का पी एलरेडी। अब यहाँ पे ए से ए कैंसिल हो गया, सेम का ऊपर नीचे तो रो एच जी रह गया। तो प्रेशर और लिक्विड का जो फॉर्मूला है, अगर कभी भी आपको लिक्विड के अंदर किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर प्रेशर फाइंड आउट करना है तो उसका फॉर्मूला है पी इक्वल टू रो एच जी। उसके लिए आपको लिक्विड जो भी लिक्विड है आपको उसकी डेंसिटी पता होनी चाहिए और ये पता होना चाहिए कि वो ऑब्जेक्ट कितनी कितनी डेप्थ पर है, ठीक है, जिसको हाइट भी बोलते हैं। और जी ग्रेविटी की वैल्यू तो कांस्टेंट होती है जो कि अप्रोक्सीमेटली 9.8 मीटर पर सेकंड होती है। डेंसिटी हर लिक्विड का अलग अलग होगा, ऑयल होगा तो उसकी अलग डेंसिटी होगी, पेट्रोल होगा उसकी अलग डेंसिटी होगी, नॉर्मल लिक्विड है उसकी अलग डेंसिटी है। तो डेंसिटी कैलकुलेटेड है ऑलरेडी हमें पता होती है तो वो हम पुट करेंगे। हाइट कितनी डेप्थ पर है ये वेरी करेगा, पॉइंट अगर यहाँ पर होगा तो ये हाइट आएगी, यहाँ पे होगा तो ये हाइट आएगी, ठीक है। वो कैलकुलेट करेंगे हम हाइट को डिफरेंट मेथड से और वैल्यूज को पुट करेंगे तो किसी भी ऑब्जेक्ट का वाटर के अंदर उसके ऊपर कितना प्रेशर है वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। आई होप इट्स क्लियर। नाउ इसकी एक एग्जांपल है उसको सॉल्व कर लेते हैं। एग्जांपल 7.3 A submarine was moving in the Pacific Ocean at a depth of 8.5 kilometers। सबमरीन जो है वो पैसिफिक ओशन में 8.5 की डेप्थ पे गहराई पे मूव कर रही है। हाउ मच प्रेशर इज एक्सर्टेड अपॉन द सबमरीन। तो सबमरीन के ऊपर उस वक्त कितना प्रेशर लग रहा है। मान लो दिस इज द पैसिफिक ओशन, समंदर है ये और सबमरीन यहाँ पर है नीचे। डेप्थ कितना है, डेप्थ इज 8.5 किलोमीटर, ठीक है, 8.5 किलोमीटर की डेप्थ पे है, मूव कर रही है। हाउ मच प्रेशर इज एक्सर्टेड अपॉन द सबमरीन। तो सबमरीन के ऊपर कितना प्रेशर लग रहा है वाटर का वो हमें फाइंड आउट करना है। इफ डेंसिटी ऑफ वाटर इज, वाटर की डेंसिटी गिवन है, डेंसिटी इज 1000 kg पर मीटर क्यूब। नाउ अगर हम डेटा बनाएं हाइट यानी डेप्थ जो गिवन है वो 8.5 किलोमीटर है, किलोमीटर को मीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, मल्टीप्लाई करा देते हैं 1000 से। तो 8.5 को जब हम मल्टीप्लाई कराएंगे 1000 से तो ये मीटर में कन्वर्ट हो गई ये वैल्यू। डेंसिटी कांस्टेंट हमें गिवन है केजी पर मीटर क्यूब, ऐसे लिखो ऐसे लिखो, इसके बाद प्रेशर हमें फाइंड आउट करना है। तो प्रेशर ऑन लिक्विड का जो फॉर्मूला होता है प्रेशर वो दैट इज दिस पी इक्वल टू रो एच जी। डेंसिटी की जगह में डेंसिटी की वैल्यू, हाइट की जगह में हाइट की वैल्यू, जी की वैल्यू कांस्टेंट होती है दैट इज 9.8 और इन सबको अगर हम मल्टीप्लाई करा देंगे तो दिस इज द आंसर। अब न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रेशर का यूनिट है, इसी तरह पास्कल भी प्रेशर का यूनिट होता है, ठीक है। यहाँ पे एक चीज करिए कि इस पॉइंट को एक डिजिट आगे मैंने मूव करा है, जब पॉइंट एक डिजिट आगे मूव करेगा तो जो पावर 7 है वो 6 में कन्वर्ट हो जाएगी। अगर मैं इसको वापस पीछे लाऊंगा तो ये पावर 7 बन जाएगी, ठीक है। अब इंटू 10 की पावर 6 का जो प्रीफिक्स आपने चैप्टर नंबर 1 में देखा था वो मेगा होता है, यानी मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 की जगह में मैं मेगा लिख सकता हूँ। तो इस पूरे की जगह में मैंने मेगा लिख लिया, बाकी वैल्यू अपनी जगह में, पास्कल यूनिट अपनी जगह में। आंसर यहाँ तक भी सही है, ऐसे भी लिख सकते हो ऐसे भी लिख सकते हो, सब सही है। तो व्हाट इज मैनोमीटर, बेसिकली मैनोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट है जिसके थ्रू हम किसी भी फ्लूइड का प्रेशर मेजर करते हैं। यहाँ पे मैंने यूट्यूब मैनोमीटर बनाया हुआ है। तो मैनोमीटर जो है ना बहुत डिफरेंट टाइप्स के हैं, यूट्यूब भी है, वेल रिजर्वायर मैनोमीटर भी है, इंक्लाइन बैरोमीटर भी है। हमें उनकी टाइप्स को डिस्कस नहीं करना है, हमें जस्ट ये समझना है कि हाउ मैनोमीटर वर्क। पहले देखते हैं कि मैनोमीटर है क्या। इट इज यूज टू मेजर प्रेशर इन अ फ्लूइड। अभी जैसे मैंने बात करी किसी भी फ्लूइड का, फ्लूइड बोले तो गैस भी हो सकता है और लिक्विड भी हो सकता है। अब जैसे लिक्विड डिफरेंट टाइप्स के हैं, वाटर है, ऑयल है, मिल्क है, ब्लड है, सारे लिक्विड्स है। एनीथिंग दैट कैन फ्लो इज लिक्विड। गैस भी डिफरेंट टाइप्स की होती है, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस, ठीक है। अब फ्लूइड इन सबको शॉर्ट करके बोल दिया फ्लूइड, और वो चीज जो फ्लो करती है उसको फ्लूइड बोल दिया। फ्लूइड में गैसेस भी होते हैं और लिक्विड भी होते हैं।
तो गैसेज और लिक्विड के प्रेशर को मेजर करने के लिए हम मैनोमीटर का यूज करते हैं। अब आप कहेंगे बैरोमीटर भी तो यही काम करता है, बैरोमीटर में हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर को, पर्टिकुलरली एटमॉस्फेरिक प्रेशर को यानी गैस के प्रेशर को मेजर कर रहे होते हैं। यहाँ पे हम गैस और लिक्विड दोनों के प्रेशर को मेजर करते हैं। अभी हम आगे वर्किंग में डिस्कस करेंगे। इट इज यूज्ड इन लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट्स टू डिमॉन्स्ट्रेट द प्रेशर ऑफ एयर ऑन अ लिक्विड कॉलम और वाइस वर्सा। लेब्स में हम क्या करते हैं कि एयर का किसी लिक्विड सरफेस के ऊपर कितना प्रेशर है ये मालूम करते हैं, या फिर वाइस वर्सा का मतलब है इसका अपोजिट, या किसी लिक्विड का एयर की सरफेस के ऊपर क्या प्रेशर है उसको भी मेजर करने के लिए हम मैनोमीटर का यूज करते हैं। अब जो फॉर्मूला यहाँ पे यूज हो रहा है दैट इज P इक्वल टू रो एच जी, वही लिक्विड प्रेशर का फॉर्मूला है। यहाँ पे रो जो है वो डेंसिटी को बताएगा जिस भी फ्लूइड को हम मेजर कर रहे हैं। अगर वो गैस है तो उस गैस की डेंसिटी, अगर लिक्विड है तो उस लिक्विड की डेंसिटी, हाइट कितना लिक्विड ऊपर नीचे हो रहा है, ये सामने स्केल है, इससे हम मेजर कर लेंगे कि लिक्विड जैसे अगर यहाँ से फॉर एग्जाम्पल लो है और यहाँ से हाई प्रेशर है, तो हाई प्रेशर पे क्या होता है नीचे की तरफ लिक्विड मूव करेगा, अंदर जो यहाँ पे जो फ्लूइड है, फ्लूइड, अच्छा ये जो मैनोमीटर में जो फ्लूइड होता है ना, ये हैवी मेटल्स का होता है। मान लो यहाँ मरकरी फिल है, ठीक है, ये साइड में मरकरी फिल है। अब यहाँ से अगर हाई प्रेशर लगाऊं तो मरकरी नीचे आएगा और यहाँ से मरकरी ऊपर होगा, ठीक है। तो कितना हाइट में ऊपर हुआ वो यहाँ से हम मेजर कर लेते हैं, दैट इज हाइट, जी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो कि कांस्टेंट होती है। नाउ वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ अ मैनोमीटर इज दैट वन एंड इज कनेक्टेड टू अ सील टाइट गैस। एक एंड को, इन दोनों में से एक एंड को हम सील टाइट गैस से कनेक्ट कर देंगे। अच्छा जरूरी नहीं गैस हो, यहाँ पे सील टाइट गैस ही हो, लिक्विड भी हो सकता है। जिसका भी आपको प्रेशर फाइंड आउट करना है उसको, उस फ्लूइड को आप यहाँ पे फिल करेंगे और उसको टाइट कर देंगे, ठीक है। मान लो अभी मैं जरा ये लो और हाई को उठा दूं जरा, तो अब मान लेते हैं हमें जो है, हमने यहाँ पे एक फ्लूइड को फिल किया है और उसको टाइट सील टाइट कर दिया। हमें इसका प्रेशर फाइंड आउट करना है, तो क्या करेंगे, एक साइड को तो सील टाइट कर लेंगे और दूसरी साइड को ओपन छोड़ देना एटमॉस्फेरिक प्रेशर के लिए। यहाँ पे एटमॉस्फेयर का प्रेशर इसके ऊपर लग रहा है, सही है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इसके ऊपर अप्लाई है। अब तो अगर इस लिक्विड के अंदर जो प्रेशर है, जो फ्लूइड हमने यहाँ पे बंद कर दिया, टाइट कर दिया, उसका प्रेशर अगर बाहर एटमॉस्फेयर के प्रेशर से ज्यादा हुआ, अगर ज्यादा हुआ तो क्या होगा, ये लिक्विड नीचे की तरफ पुश होगा। अगर प्रेशर ज्यादा हुआ तो लिक्विड नीचे की तरफ यहाँ से पुश होगा, तो यहाँ से लिक्विड ऊपर आएगा, फिर लिक्विड राइज करेंगे। अगर इस फ्लूइड का प्रेशर एटमॉस्फेरिक की प्रेशर जो कि 1 atm होता है उससे अगर ज्यादा हो, अगर इस फ्लूइड का प्रेशर कम है 1 atm से, तो क्या होगा, अगर कम है तो ये लिक्विड यहाँ से ऊपर की तरफ आएगा, तो फिर ये लिक्विड यहाँ से नीचे मूव करेगा, ठीक है, ऐसे मूव करेगा नीचे। यहाँ से ज्यादा फोर्स लग रही है तो लिक्विड ऐसे ऊपर जाएगा, और अगर कम है एटमॉस्फेयर से तो फिर यहाँ से ज्यादा फोर्स लगेगी तो लिक्विड ऐसे ऊपर आएगा, ठीक है। इस तरह हमें पता चल जाता है कोई भी फ्लूइड है उसके जो प्रेशर है वो एटमॉस्फेयर से कम है या ज्यादा है, और कितना कम है ज्यादा है वो स्केल की मेजरमेंट से, कैलिब्रेशन है, इससे हमें आइडिया हो जाता है कि कितना कम है ज्यादा है। ओके, नाउ एप्लीकेशंस ऑफ मैनोमीटर, दीस आर द एप्लीकेशंस। पहला काम, इट इज यूज्ड टू मेजर द प्रेशर ऑफ फ्लूइड, जो हमने डेफिनेशन में भी देख लिया, किसी भी फ्लूइड के प्रेशर को मेजर करने के लिए यूज करते हैं। यूज टू मेजर वैक्यूम, वैक्यूम को मेजर करने के लिए भी मैनोमीटर का यूज है। अब वैक्यूम को कैसे हम मेजर कर सकते हैं, वैक्यूम बोले तो ऐसा, ऐसी चीज, ऐसा सब्सटेंस जिसके अंदर एयर ही नहीं है, बिल्कुल खाली है। अब इस रूम में एयर है तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इससे मैं एयर को निकाल दूंगा तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर खत्म हो गया। जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर खत्म हो गया तो मीन इस रूम में प्रेशर बहुत ज्यादा कम हो गया, नेग्लिजिबल हो गया, ठीक है। अब बाहर एटमॉस्फेयर, इसके अंदर एटमॉस्फेयर नहीं है तो यहाँ पे प्रेशर बहुत कम है, तो यहाँ बाहर बहुत ज्यादा प्रेशर है। तो प्रेशर हमेशा हाई से लो की तरफ मूव कर रहा होता है। तो अब अगर वैक्यूम देखिए, अगर मैं इसके एक साइड को वैक्यूम के साथ टच करूँ, मान लो यहाँ पे वैक्यूम कर दूँ, तो ये वैक्यूम का हमें प्रेशर चाहिए, तो ये वैक्यूम है, और एक साइड ओपन छोड़ दिया एटमॉस्फेयर के लिए। अब क्योंकि ये वैक्यूम है तो अंदर इसमें प्रेशर कम है और बाहर एटमॉस्फेयर प्रेशर ज्यादा है, तो ये पुश करेगा लिक्विड को, यहाँ ऊपर की तरफ राइज करेगा, लिक्विड ऐसे ऊपर आ जाएगा, ये वाला लिक्विड, ठीक है। आई होप यू गेट इट। यूज टू मेजर फ्लो ऑफ फ्लूइड, किसी भी पाइप के अंदर या किस कहीं भी लिक्विड के फ्लो को मेजर करने के लिए भी जो है वो मैनोमीटर का यूज किया जाता है। फ्लो कैसे, किसी भी पाइप में से अगर लिक्विड फ्लो कर रहा है
तो इसके एक साइड को यहाँ पे ज्वाइन कर देंगे। मान लीजिए मैनोमीटर एक साइड को ज्वाइन कर लिए और एक साइड को हमने ओपन छोड़ा हुआ एटमॉस्फेयर में। तो जिस साइड को ज्वाइन किया है एक साइड ओपन एक साइड ज्वाइन, अगर तो लिक्विड का लिक्विड की जो स्पीड है वो बहुत ज्यादा है, वेलोसिटी अगर ज्यादा हुई तो जो प्रेशर है P वो कम होगा। ये चलो ये आप आगे पढ़ेंगे। अगर किसी भी लिक्विड का प्रेशर बहुत ज्यादा है तो वेलोसिटी लिक्विड की ज्यादा है, लिक्विड तेजी से जा रहा है तो उस पाइप के अंदर उस सिस्टम के अंदर प्रेशर कम हो जाता है। अब जब प्रेशर कम होगा तो अगेन प्रेशर कम होगा तो ये एटमॉस्फेयर इसको पुश करेगा, तो यहाँ से लिक्विड ऊपर की तरफ आएगा। यहाँ प्रेशर कम है तो यहाँ से नीचे की तरफ उठेगा और लिक्विड ऐसे ऊपर की तरफ आएगा। ठीक है, अब अगर वेलोसिटी कम है तो प्रेशर ज्यादा हो जाएगा, जब प्रेशर ज्यादा होगा तो यहाँ से पुश करेगा लिक्विड इस तरफ ऊपर को। यूज टू मेजर फिल्टर प्रेशर ड्रॉप्स ऑफ द फ्लूइड, जो फिल्टर करते हैं जब हम पानी को तो वहां पे जो पानी जमा होता है वो बहुत स्लोली फिल्टर में से पास हो रहा है, उसके भी प्रेशर को मेजर करने के लिए हम मैनोमीटर का यूज करते हैं। यूज फॉर मीटर कैलिब्रेशन, ये जो है ये स्केल इसकी कैलिब्रेशन, ये जो आपको रीडिंग नजर आए तो कैलिब्रेशन कहते हैं। तो मीटर की कैलिब्रेशन के लिए भी यूज किया जाता है। जब 1 एटीएम पे एक पर्टिकुलर लेवल अटेंड होगा, 1 एटीएम से कम प्रेशर होगा तो एक पर्टिकुलर लेवल पे आएगा लिक्विड। इस तरह में आइडिया हो जाता है कि किस पर्टिकुलर प्रेशर में रीडिंग हमें क्या मिल रही होती है। तो हम अगर किसी और स्केल को चेक करना चाहें इसके ला करके तो हम चेक कर सकते हैं कि ये जो स्केल हमने बनाया है ये सही है या नहीं। कैसे पता चलेगा, क्योंकि पहले से जो स्केल बने हुए उनके अकॉर्डिंग ये रीडिंग दे रहा था, अब इस स्केल में अगर आगे या पीछे रीडिंग दे रहा होगा इट मीन स्केल की कैलिब्रेशन में कोई फॉल्ट है, तो उसको हम करेक्ट कर सकते हैं इस तरह। यूज टू मेजर लीक टेस्टिंग, लीक टेस्टिंग यानी कहीं से अगर वाटर फ्लो हो रहा है, कोई फ्लूइड कहीं से फ्लो हो रहा है, लीक हो रहा है, तो उसको भी हम मैनोमीटर के थ्रू मेजर कर सकते हैं। क्योंकि जब हम मैनोमीटर को कनेक्ट करेंगे अगर लिक्विड फ्लो हो रहा है निकल रहा है तो प्रेशर कम या ज्यादा होगा। अब प्रेशर कम या ज्यादा होते रहेगा बार बार, तो यहाँ पे लिक्विड ऊपर नीचे होते रहेगा। इससे हमें समझ आ जाएगा सिस्टम क्या है, खराब हो चुका है, लीक हो चुका है। यूज टू मेजर द लिक्विड लेवल प्रेजेंट इन अ टैंक, किसी भी टैंक में कितना पानी है, कितने पानी उसको मेजर करने के लिए भी मैनोमीटर का यूज किया जाता है। मान लो ये टैंक है, ठीक है, दिस इज द टैंक। अब मैं यहाँ पर अगर मैनोमीटर को पुट करूँ, एक मैंने ये ट्यूब आ गया मैनोमीटर में पानी के अंदर, सही है, और एक साइड को हमने ओपन छोड़ा वैसे, तो अगर पानी के अंदर प्रेशर ज्यादा हुआ तो इस मैनोमीटर के अंदर जो लिक्विड फिल है, जो लिक्विड फिल है इस मैनोमीटर के अंदर, अगर इसके अंदर प्रेशर ज्यादा है, बाहर एटमॉस्फेयर का प्रेशर लग रहा है, बाहर के एटमॉस्फेरिक प्रेशर से अगर पानी के अंदर प्रेशर ज्यादा है तो ये जो अंदर फिल फ्लूइड है तो ये वाटर उसको पुश करेगा ऊपर की तरफ, तो वो फ्लूइड जो है वो यहाँ से यहाँ पे आ जाएगा, ऊपर की तरफ मूव करेगा और यहाँ से नीचे की तरफ आ जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सिंपल वर्किंग है इसकी। आप जो है वो ड्रिप वगैरह की जो प्लास्टिक की नालियां वगैरह होती है, पाइप्स वगैरह, उनके थ्रू भी आप वाटर को फिल करके चेक कर सकते हैं। आप उसको एक कोने को जो है वो पानी में डाल दें, एक एयर पे छोड़ दें, तो जितना आप पानी में बढ़ाते जाओगे हाइट डेप्थ में अंदर की तरफ करते जाओगे उतना प्रेशर बढ़ेगा, तो जितना ज्यादा प्रेशर बढ़ेगा उतना यहाँ पे लिक्विड ऊपर की तरफ आएगा। ठीक है, क्योंकि प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हाइट, जितनी ज्यादा हाइट बढ़ाओगे उतना ज्यादा प्रेशर बढ़ेगा। तो दिस इज मैनोमीटर। अब हम डिफरेंसेस देखिए, ज्यादा डिफरेंसेस। मैनोमीटर, it is a device that is used to measure the pressure of the fluid but date of a liquid concerning earth atmospheric pressure, यानी मैनोमीटर का यूज किया जाता है किसी भी फ्लूइड के प्रेशर को मेजर करने के लिए अर्थ के एटमॉस्फेरिक प्रेशर से रिलेट करके, राइट, कंसर्निंग अर्थ एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये मतलब है। बैरोमीटर क्या होता है? इट इज अ डिवाइस दैट इज यूज्ड टू मेजर फ्लूइड प्रेशर बट डेट ऑफ एयर, यानी एयर का प्रेशर फाइंड आउट करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है उसको हम बैरोमीटर कहते हैं। एज इट कैन डिफर विद डिस्टेंस व्हेन इट्स बिलो और अबव सी लेवल। तो बैरोमीटर क्या होता है, उसमें एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर है वो बिलो एंड अबव सी लेवल से ऊपर नीचे वेरी करते रहते हैं। जब हम हाइट में जाते हैं तो प्रेशर कम होता है, सी लेवल की तरफ आते हैं तो प्रेशर बढ़ रहा होता है। इट कम्स इन डिफरेंट फॉर्म्स, मैनोमीटर जो वो डिफरेंट फॉर्म्स में आते हैं, जैसे अभी हमने इससे पहले डिस्कस किया, इंक्लाइंड होता है, रिजर्वायर होता है, यूट्यूब फॉर्म में होता है, ठीक है। जबकि बैरोमीटर जो है वो सिर्फ एक ही डिजाइन में आता है, इट कम्स ओनली इन वन बेसिक डिजाइन फॉर ऑल इट्स टाइप, सारी टाइप्स एक ही बेसिक डिजाइन में आती है।
These are filled with mercury or any heavy liquid material, but in some cases they can be filled with a lighter liquid material. यानी यहाँ पर मैनोमीटर में जो हम लिक्विड मटेरियल का यूज करते हैं ट्यूब के अंदर, वो जो है मरकरी होता है या फिर कोई हैवी मेटल होता है, हैवी लिक्विड होता है, सही। अब मरकरी क्या, बेसिकली पीरियोडिक टेबल का एक एलिमेंट है, और मरकरी जो है मेटल है, और लेकिन मेजोरिटी ऑफ मेटल जो है वो सॉलिड फॉर्म में होते हैं, बट मरकरी ऐसा है जो लिक्विड फॉर्म में होता है, ठीक है। अच्छा, कभी कभार ऐसा होता है कि लाइटर लिक्विड्स को भी हम इसमें फिल कर लेते हैं मैनोमीटर से, जबकि बैरोमीटर में क्या होता है, इन ऑल इट्स केसेस, सारे केसेस में, दीज आर ओनली फिल्ड विद मरकरी और एनी हेवी लिक्विड मटेरियल, या तो मरकरी फिल होगा बैरोमीटर में, या फिर कोई हेवी लिक्विड मेटल मटेरियल जो है वो फिल होगा। प्रिंसिपल, एन एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाइड टू एन इनक्लोज्ड फ्लूइड। जब भी कोई एक्सटर्नल प्रेशर यानी ऐसा प्रेशर जो बाहर से आप लगा रहे हैं, कहाँ लगाते हैं आप, इनक्लोज फ्लूइड पर, एक ऐसा फ्लूइड जो इनक्लोज हो, जो बंद हो। फ्लूइड बोले तो गैस भी लिक्विड भी, कोई भी सब्सटेंस हो सकता है, फ्लूइड का मतलब गैस लिक्विड दोनों होते हैं। इज ट्रांसमिटेड अनचेंज टू एवरी पॉइंट विद इन द फ्लूइड। अगर आप बाहर से फोर्स लगाएंगे किसी फ्लूइड में, तो वो फ्लूइड क्या करेगा, उस प्रेशर को इक्वली ट्रांसमिट कर देगा, सही है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए एक पंप है, हवा भरने वाला पंप, आजकल तो ये बहुत कम ही दिखते हैं, और ये बलून है। अब मैं इस पंप से इस बलून को जो ब्लो कर रहा हूँ, फुला रहा हूँ, तो इस पंप के अंदर बेसिकली होती है एयर, फ्लूइड क्या होता है, यहाँ पे एयर होता है, ठीक है। अब मैं इस एयर के ऊपर अपना प्रेशर लगाता हूँ, यहाँ से फोर्स लगाता हूँ, वो फोर्स क्योंकि एक पर्टिकुलर एरिया में लग रहा है, तो फोर्स अपॉन एरिया क्या निकल के आ जाता है, फोर्स अपॉन एरिया को क्या कहते हैं, प्रेशर कहते हैं। तो बेसिकली अगर मैं कहूँ तो मैं यहाँ पे जो प्रेशर लगा रहा हूँ वो प्रेशर इक्वली ट्रांसमिट होगा यहाँ बलून में, तो मैं यहाँ से जो फोर्स लगा रहा हूँ वो फोर्स इस एयर को जो इस पंप के अंदर है, इस बलून के अंदर पुश करेगी। ये जो एयर यहाँ पे आएगी वो इस बलून के अंदर जो ऑलरेडी एयर है, जिसको हम फ्लूइड बोल रहे हैं एयर, उस एयर को पुश करेगी आउट इसके वॉल्स की तरफ बलून के, दैट्स व्हाई बलून बड़ा होने लगेगा, ठीक है। तो जितना आप प्रेशर यहाँ लगाओगे उतना ही प्रेशर आपको यहाँ मिलेगा। अगर फोर्स की बात करें, जो फोर्स आप यहाँ लगाओगे वो फोर्स आपको यहाँ पे बढ़ के मिलेगी, मल्टीपल होकर मिलेगी। ऐसा क्यों कि फोर्स बढ़ रही है, ये हम आगे डिस्कस करेंगे डिटेल में। द फोर्स एक्सर्टेड बाय दिस प्रेशर इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द ऑब्जेक्ट। जो आप फोर्स लगा रहे हो, जो फोर्स लग रही है वो उस ऑब्जेक्ट के परपेंडिकुलर लगेगी, परपेंडिकुलर, ठीक है। ये जो फोर्स लग रही है वॉल्स पे, साइडों पे बलून के, वो परपेंडिकुलर लगेगी सरफेस के। फॉर एग्जाम्पल ये सरफेस है, फोर्स इसके परपेंडिकुलर 90 डिग्री था, जब भी तो ये बलून बड़ा होगा। अगर पैरेलल लगेगी ऐसे पैरेलल, तो ये बलून बड़ा ही नहीं होगा, पैरेलल लगेगी तो, ठीक है। तो इसी तरह बलून के अलावा टायर्स वगैरह में अगर कभी आपने एयर फिल करवाई हो, तो हम जब वो नोजल लगाते हैं हवा वाले, वो क्या करता है, टायर को इक्वली जो है ना वो बड़ा करता है, हर तरफ से इक्वली टायर जो है वो फूलता है। ऐसा नहीं कि कहीं से फूल रहा है कहीं से नहीं फूल रहा है, अनलेस ही कोई पंक्चर ना लगे। हाइड्रोलिक लिफ्ट, ये वो मशीन है जो कार को एयर में उठाती है सर्विस के लिए, जब आप सर्विस स्टेशन पे जाते हैं। आई होप आपने ये देखा। और इसके अलावा पास्कल्स प्रिंसिपल का जो यूज होता है वो क्रेन्स में होता है, और बुलडोजर्स वगैरह सारी मशीनरी से जो पास्कल्स प्रिंसिपल के ऊपर काम करती है। फर्स्ट हम हाइड्रोलिक लिफ्ट को देख लेते हैं डिटेल में। Here we see two cylinders, यहाँ में दो सिलेंडर नजर आ रहे हैं, ये सिलेंडर है और एक ये सिलेंडर है, ठीक है। वन ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया A1, एक का जो एरिया है वो A1 से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अदर ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया A2, जबकि दूसरे के क्रॉस सेक्शनल एरिया को हम A2 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है, A2। सच दैट A2 ग्रेटर देन A1, ये ग्रेटर देन का साइन है, सच दैट A2 ग्रेटर देन A1, यानी जो एरिया 2 है वो बड़ा है एरिया 1 से, यू कैन सी कि एरिया 2 ज्यादा है, ठीक है। द सिलेंडर ईच ऑफ विच इज फिटेड विद अ पिस्टन आर कनेक्टेड बाय अ ट्यूब। दोनों सिलेंडर जो पिस्टन से फिटेड है, ये पिस्टन है, एक यहाँ पे ये पिस्टन लगा हुआ है, ठीक है, और ये दोनों सिलेंडर्स को एक ट्यूब ने कनेक्ट किया हुआ एंड फिल्ड विद अ हाइड्रोलिक फ्लूइड। अब ये जो ट्यूब है और ये सिलेंडर है, इसमें हाइड्रोलिक फ्लूइड को फिल कर दिया जाता है। अब हाइड्रोलिक फ्लूइड क्या होता है, वाटर भी हो सकता है और ऑयल भी हो सकता है, कोई भी ऐसा फ्लूइड जो प्रेशर को आगे पास करे इक्वल अमाउंट में, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे देखूं तो यहाँ से क्या होता है, कार वॉश कराने जब हम जाते हैं तो वो एक बटन दबाते हैं तो हमारी कार ऐसे ऊपर एयर में आ जाती है, ठीक है। स्मॉल फोर्स पे ज्यादा आपको रिजल्ट मिलता है।
तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि मैं जब इस वाले पिस्टन को प्रेस कर रहा हूँ, फोर्स लगा रहा हूँ नीचे की तरफ, तो ये एक पर्टिकुलर जो फोर्स में लगा रहा हूँ एक पर्टिकुलर एरिया में लग रही है, तो फोर्स अपॉन एरिया का जो रेशियो निकल के आता है उसको हम प्रेशर बोलते हैं। अगर मैं सिंपल वर्ड्स में बोलूँ, अगर मैं यहाँ पे प्रेशर 1 लगा रहा हूँ P1, तो वो प्रेशर इक्वली ट्रांसमिट होगा पास्कल प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग, इस फ्लूइड में इक्वली ट्रांसमिट होगा, जितना प्रेशर मैंने यहाँ लगाया उतना ही प्रेशर यहाँ लगेगा, सेम अमाउंट। तो यहाँ पे भी प्रेशर लग रहा है, तो यहाँ पे जो बेसिकली प्रेशर लग रहा है वो किस वजह से लग रहा है, ये जो फ्लूइड है इसके ऊपर फोर्स लगाएगा इस एरिया पे, तो F अपॉन ए अगेन प्रेशर निकल के आता है P2, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू पास्कल्स लॉ अगर मैं यहाँ पे देखूं प्रेशर का फॉर्मूला, क्योंकि ये प्रेशर 1 है तो प्रेशर 1 का फॉर्मूला F1 अपॉन A1 हो जाएगा। यहाँ पे प्रेशर 2 लग रहा है, ये वाला प्रेशर यहाँ ट्रांसमिट होकर के आया था, अगर मैं इसको P2 कहूँ तो F2 अपॉन A2 बाय पास्कल्स प्रिंसिपल P2 इक्वल टू P1, यानी पास्कल ने कहा था कि जो प्रेशर यहाँ पे लगेगा वो यहाँ पे भी लगेगा, सेम अमाउंट ऑफ प्रेशर लगेंगे। तो अगर मैं P2 की वैल्यूज को पुट करूँ F2 अपॉन A2 और P1 की वैल्यू F1 अपॉन A1, तो यहाँ से हम F2 निकाल सकते हैं। बेसिकली मुझे पता है कि मैं यहाँ पे कितना फोर्स लगा दूँ, जैसे 10 न्यूटन 20 न्यूटन की मैं यहाँ फोर्स लगा रहा हूँ, अब मुझे पता करना है यहाँ पे कितनी फोर्स लगेगी। अब देखिए फोर्स बराबर नहीं होगी, प्रेशर बराबर है, जितना प्रेशर यहाँ लगेगा उतना प्रेशर यहाँ भी लगेगा, लेकिन फोर्स यहाँ पे बढ़ जाएगी। वाई देखते हैं अभी इसको। तो मुझे फोर्स पता करनी है कि F2 यहाँ पे कितनी लग रही है, तो उसके ये फॉर्मूला होगा, मुझे अगर F2 फाइंड आउट करना है, A2 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इक्वल टू किस तरफ आएगा, इस पूरी वैल्यू के साथ A2 मल्टीप्लाई में आएगा, तो इस तरह मैं F2 निकाल सकता हूँ। इस फॉर्मूले के थ्रू आप F2 A2 F1 A1 सब निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अब जरा देख लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल मान लें आप यहाँ पे मैं 10 न्यूटन की फोर्स लगा रहा हूँ, F1 लगा रहा हूँ 10 न्यूटन की, सही। मैं यहाँ पे 10 न्यूटन की फोर्स लगा रहा हूँ, इसके जो एरिया है अगर इसको हम समझने के लिए कहें कि ये 2 मीटर स्क्वायर का एरिया, सिर्फ 2 मीटर स्क्वायर, एरिया का जो यूनिट होता है मीटर स्क्वायर, 2 मीटर स्क्वायर का एरिया। अब यहाँ पे इतनी फोर्स लग रही है वो तो हमें नहीं पता, लेकिन हम एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं इसका। फॉर एग्जाम्पल इसका मान लें कि 4 गुना ये एरिया जो है ना इसके 4 टाइम्स है, तो अगर ये 2 मीटर स्क्वायर है तो मान लो ये 8 मीटर स्क्वायर का एरिया। F1 पता है, A1 पता है, A2 पता है, F2 हमें फाइंड आउट करें, तो हम फाइंड आउट करते हैं F2 कितना होगा। देखिए F2 हमें फाइंड आउट करना है, F2 ऐसे ही रहेगा। F1 फोर्स 1 हमें पता है, हमने 10 न्यूटन की फोर्स लगाई है, A1 डिवाइड में A1 है, एरिया 1 क्या है 2 मीटर है, मल्टीप्लाई बाय A2 इज 8 मीटर, ठीक है। तो अगर हम इसको सॉल्व करें 2 1 2 5 जाते और 5 8 जा 40, तो F2 क्या हो गया 40 न्यूटन। यानी अगर मैं 10 न्यूटन की फोर्स लगा रहा हूँ यहाँ पर, तो यहाँ पे हमें फोर्स 4 टाइम्स इंक्रीज होकर मिल रही है 40 न्यूटन। इट मीन फोर्स इस फ्लूइड में बढ़ रही है, ट्रांसमिट होते हुए फोर्स इंक्रीज करिए, यहाँ कम फोर्स लगाओ यहाँ ज्यादा फोर्स मिलेगी, जबकि प्रेशर आपको सेम ही मिलेगा दोनों जगह, सही है। प्रेशर क्या होता है, प्रेशर रेशियोज होते हैं, तो प्रेशर तो सेम मिलेगा। लेट्स सी अगर मैं यहाँ पे प्रेशर P1 चेक करूँ, P1 F1 क्या था हमारा 10 न्यूटन था, एरिया 1 क्या था 2 था, 2 1 2 2 5 2, तो P1 क्या निकल के आ गया 5 निकल के आ गया, सही। पास्कल लगा दो, न्यूटन मीटर लगा दो प्रेशर के लिए, तो ये P1 आ गया। अब अगर मैं करूँ प्रेशर 2 कितना है, F2 क्या निकल के आई, F2 40 न्यूटन निकल के आया 40, A2 क्या है 8 है, 8 1 8 8 5 40, तो 5, P2 भी 5, ठीक है। आई होप इट्स हाइड्रोलिक कार ब्रेक सिस्टम, कार के जो आजकल की जो मॉडर्न कार्स वगैरह उनके जो ब्रेक सिस्टम है वो हाइड्रोलिक प्रिंसिपल्स के ऊपर काम करते हैं। जैसे करते देखते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल जब आप ब्रेक पेड पे फोर्स लगाते हो अपने फुट से, तो यहाँ पे फोर्स लगने पर पर्टिकुलर एरिया पे फोर्स लगे तो प्रेशर जनरेट होगा। अब वो प्रेशर आगे ट्रांसमिट होगा ब्रेक बूस्टर पे, जो प्रेशर को थोड़ा सा इंक्रीज करेगा। अब जितना भी प्रेशर इंक्रीज हुआ है वो आकर के इस पिस्टन पे लगेगा, जिस उस सिलेंडर पे जहाँ पे वो लिक्विड फिल होता है, जो प्रेशर को आगे ट्रांसमिट करेगा इक्वली। तो अब ये जो चेम्बर है इसको हम बोलते हैं मास्टर सिलेंडर, ठीक है। मास्टर सिलेंडर पे ये पिस्टन पुश होकर के आगे की तरफ आएगा, जब आप यहाँ से प्रेशर लगाओगे तो वो प्रेशर इस पिस्टन पे लगेगा बढ़ के, क्योंकि ये ब्रेक बूस्टर है, इस ब्रेक की फोर्स को बढ़ाएगा और इस पिस्टन को मूव कराएगा आगे की तरफ। जब ये पिस्टन आगे की तरफ मूव होगा तो इसके अंदर रहेगा फ्लूइड। अभी जो फ्लूइड है ये ब्रेक ट्यूब्स के थ्रू हर व्हील के, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये टायर है, टायर के अंदर व्हील होता है, तो ये जो ट्यूब्स है उन व्हील ब्रेक पैड्स के साथ अटैच है। तो चारों जितनी भी कार में टायर्स होती हैं ये गाड़ियों में, उन सबके साथ ये जो ट्यूब्स हैं जाकर के अटैच हो जाते हैं, ठीक है।
अब जितने जितना प्रेशर यहाँ लगा इक्वल उतना ही प्रेशर सारे व्हील्स के लिए ट्रांसमिट हो जाएगा। यहाँ पे एक व्हील का दिखाया हुआ तो देख लेते हैं। अब जो प्रेशर यहाँ लगा वो इक्वल इस ट्यूब के थ्रू ट्रांसमिट होगा। अब यहाँ पर ये जो हैं इनको हम ब्रेक पिस्टन कहते हैं। ये होते हैं जी बहुत ज्यादा आपके फ्रिक्शन क्रिएट करने वाले स्टूम वगैरह जो होते हैं, जिनमें बहुत ज्यादा फ्रिक्शन होती है, जिससे अक्सर हम अपनी छुरी वगैरह भी इस तरह की चीजें जो है ना तेज कर रहे होते हैं। तो ये वो चीज है, ठीक है, ब्रेक पिस्टन। अब ये ब्रेक पिस्टन जो है ब्रेक पेड्स है ये, इन ब्रेक पेड्स के बीच में होता है डिस्क रोटेटर, वो जो व्हील के साथ घूम रहा होता है। डिस्क रोटेटर व्हील के साथ कनेक्ट है, सही है। डिस्क रोटेटर जो घूम रही है वो व्हील के साथ कनेक्ट है, तो व्हील घूम रहा है तो डिस्क रोटेटर घूम रही है, सही। डिस्क रोटेटर घूम रहा है तो सॉरी व्हील घूम रहा है। अब डिस्क रोटेटर के साथ बाहर ये लगे हुए हैं हमारे पास ब्रेक पेड्स, ये ब्रेक पेड्स है। जैसे ये यहाँ पे फ्लूइड आएगा वो इस तरफ से दोनों को, ये फ्लूइड इस तरफ और ये फ्लूइड इस तरफ पुश करेगा, तो ये ब्रेक पेड्स आपस में से मिलेंगे। अब जब ये आपस में से मिलेंगे तो इनके बीच में जो डिस्क रोटेटर मूव कर रहा है ऐसे ऐसे, वो ऐसे करके रुक जाएगा फ्रिक्शन की वजह से, ठीक है। इस तरह फिर ब्रेक लग जाता है। वैसे समझना तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा होगा आप लोगों को, ये 3D में ही समझा जा सकता है। तो अब 3D के लिए या तो जाकर के जो है ना वो रियल में जाकर के हम ब्रेक सिस्टम को देखें, या फिर आप कोई भी वीडियो सर्च कर सकते हैं हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम एनिमेशन की कोई वीडियो सर्च करना, उसमें देखना आपको। नंबर 1 इज द मोस्ट इलास्टिक मटेरियल ऑफ द फॉलोइंग इज, इन जो 4 ऑप्शन इनमें से मोस्ट इलास्टिक कौन सा है? तो रबर, वुड, गिलास या फिर स्टील। तो जो मोस्ट इलास्टिक है दैट इज स्टील। हुक्स लॉ होल्ड गुड अप टू, ऑप्शन ए प्रोपोर्शनल लिमिट, यील्ड लिमिट, इलास्टिक लिमिट, प्लास्टिक लिमिट। तो हुक्स लॉ जो है वो प्रोपोर्शनल लिमिट तक होता है, जहां पे जो है स्ट्रेस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्ट्रेन के। मीन जितना ज्यादा मैं दबाव या फोर्स लगा रहा हूँ किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, स्ट्रेस लगा रहा हूँ और उसमें कितना चेंज आ रहा है, वो अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उस लिमिट को हम बोलते हैं प्रोपोर्शनल लिमिट। थर्ड इज a mass of 2 kg is hung by spring। अच्छा, दिस इज ए न्यूमेरिकल, एक 2 kg का मास गिवन है which displace it through 5 सेंटीमीटर, और इसको हम जो है ना 5 सेंटीमीटर तक डिस्प्लेस कराया, मूव कराया। द स्प्रिंग कांस्टेंट, द स्प्रिंग कांस्टेंट इज, तो स्प्रिंग कांस्टेंट है क्या? इन 4 ऑप्शंस में से आपने बताना है क्या आंसर किया। तो ये न्यूमेरिकल इसको सॉल्व करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 2 kg हमें मास गिवन है और डिस्प्लेसमेंट जो है वो 5 सेंटीमीटर है, यानी इस मास को डिस्प्लेस कराया गया है, इस एरिया से थोड़ा सा आगे लेकर गए हैं, डिस्प्लेस कराया 5 सेंटीमीटर का जो है 5 सेंटीमीटर को डिस्प्लेस कराया। तो क्योंकि सेंटीमीटर में है तो इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे, 100 से डिवाइड कराएंगे तो मीटर में कन्वर्ट होता है। या फिर जो है आप सेंटीमीटर की जगह इसका प्रीफिक्स भी यूज कर सकते हैं। सेंटी का प्रीफिक्स क्या होता है, चैप्टर 1 में आपने पढ़ा था, डेसी सेंटी। सेंटी का प्रीफिक्स होता है 10 की पावर -2। तो आप ऐसे करके इस वाली वैल्यू की जगह आप ऐसे भी लिख सकते हैं 5 इंटू 10 की पावर -2, ठीक है। ऐसे लिखें या ऐसे लिखें एक ही बात है। कांस्टेंट के वी हैव टू फाइंड, तो फॉर्मूला है F इक्वल टू के एक्स, हमें के फाइंड आउट करना है। तो के के लिए इक्वेशन बनेगी कि अपनी जगह पे रहेगा, F यहाँ पे ऐसे ही रहेगा, x यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, इक्वल टू की सिर्फ आकर के x डिवाइड में आ जाएगा। तो आप वैल्यूज पुट करेंगे आंसर आएगा। नाउ वेट, फोर्स की प्लेस में हमने वेट पुट करा बिकॉज वेट इज अ फोर्स, सेम एक ही बात है। तो अब वेट का फॉर्मूला होता है W इक्वल टू mg, वेट की जगह में वेट का फॉर्मूला mg आ गया, ठीक है, बाकी वैल्यू जल्दी से। अब m की प्लेस में 2 kg बिकॉज मास हमारे 2 kg की बनता है, g की वैल्यू कांस्टेंट होती है 10, और डिस्प्लेसमेंट x अभी हमने ऊपर कैलकुलेट करा 0.05। इनको सॉल्व करने पे आंसर आ रहा है 400 न्यूटन पर मीटर, जो है वो कांस्टेंट का यूनिट है। तो 400 इज द ऑप्शन। अब इन तीनों ऑप्शन में से करेक्ट कौन सा है? करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, 400 न्यूटन पर मीटर। क्वेश्चन नंबर 4 इज materials which does not regain its original shape after removal of the load। बोले वो मटेरियल जो वापस से अपनी पोजीशन में नहीं आते हैं आफ्टर रिमूवल ऑफ लोड प्रोड्यूसिंग डिफॉर्मेशन आर टर्म्ड एज। तो फॉर एग्जांपल किसी भी मटेरियल के ऊपर हम फोर्स लगाते हैं तो वो जो है ना अपनी शेप को चेंज करेगा, और ज़्यादा फोर्स लगाएंगे तो डिफॉर्म हो जाएगा, ठीक है। तो अब वापस अपनी शेप में नहीं आते हैं
वो ऐसे कौन से मटेरियल है जिन पे फोर्स लगाकर जब उनको डिफॉर्म कर उनकी शेप चेंज कर तो वो वापस अपनी पोजीशन पे नहीं आते? प्लास्टिक मटेरियल, रिजिड मटेरियल या फिर हुक्स मटेरियल। तो इसका जो वो है करेक्ट आंसर दैट इज प्लास्टिक मटेरियल। क्वेश्चन 5, एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर इज, प्रेशर का एसआई यूनिट क्या है? तो प्रेशर का जो एसआई यूनिट होता है यू नो वेरी वेल दैट इज पास्कल। ठीक है, पास्कल, बी ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 6, विच विल एक्सर्ट ग्रेटर प्रेशर। अच्छा ये भी एक न्यूमेरिकल है, यहाँ 4 ऑप्शंस गिवन है, इन चारों में से आपने बताना है कि कौन सा जो है वो ग्रेटर प्रेशर एक्सर्ट करेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नो कि प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है? प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया। अब क्योंकि ये अपॉन में नीचे वाली वैल्यू जितनी बड़ी होती, जितनी जो है स्मॉल होगा एरिया, उतना छोटा आंसर आएगा। ठीक है, तो अब एरिया हम देखेंगे कि किसका एरिया सबसे कम है। इन चारों ऑप्शन में किसका एरिया सबसे कम है? तो पहले वाले का एरिया जो है वो 1 मिलीमीटर है। 1 मिलीमीटर क्या होता है? 1 मिलीमीटर बहुत छोटा यूनिट है, आपने स्केल में देखा हो तो जो फर्स्ट जो स्मॉल डिवीजन होता है ना वो 1 मिलीमीटर होता है। ठीक, 1 मिलीमीटर चलिए छोटा एरिया है। इसका जो है वो 0.5 मीटर है, 0.5 मीटर है बी का, तो ये इसके अकॉर्डिंग तो काफी बड़ा मीटर में है। सी का जो यूनिट है, सी का जो यूनिट है वो 0.5 सेंटीमीटर, तो सी का भी छोटा है, सेंटीमीटर छोटा यूनिट होता है, सी का भी यूनिट छोटा है। और डी का जो है वो मीटर्स में, ये तो काफी ज्यादा है। तो ऑप्शन ए और ऑप्शन सी के यूनिट छोटे हैं, तो इन दोनों के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करके चेक करेंगे। आप चाहें तो सभी के सॉल्व करके सारे पार्ट्स के चेक करेंगे किसका प्रेशर ज्यादा है, लेकिन ये मैं आपको जो है तरीका बता रहा हूँ कि एरिया जिसका छोटा हो उन दो के करके देख लीजिएगा, आंसर सही आएगा। तो इन दो के चेक करते हैं, इनमें से जिसका आंसर ज्यादा आएगा, ग्रेटर प्रेशर आएगा, वो हमारा ऑप्शन होगा। तो ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग 3 ग्राम जो नीडल है वो डिप हुआ है 1 मिलीमीटर एरिया में। तो मास हमें गिवन है 3 ग्राम, ग्राम को हमने केजी में कन्वर्ट किया। हाउ टू कन्वर्ट इनटू केजी? 1000 से आप इसको डिवाइड करें तो केजी में वैल्यू कन्वर्ट होती है। ठीक है, अब एरिया 1 मिलीमीटर स्क्वायर है, इसको जब हम मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे तो कैसे कन्वर्ट करते हैं? देखिए मिलीमीटर स्क्वायर, मिली का प्रीफिक्स क्या होता है? यहाँ हमने प्रीफिक्स यूज करा है, मिली का प्रीफिक्स होता है, ठीक है, देसी सेंटी मिली है ना, मिली का प्रीफिक्स होता है 10 की पावर -3 और ऊपर स्क्वायर है, तो -3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 3 टू द 6, दैट्स व्हाई 10 की पावर -6 हमने लिखा है यहाँ मीटर स्क्वायर। ये मिलीमीटर से मीटर स्क्वायर में इस तरह कन्वर्ट हुआ है। प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया, एफ की जगह में वेट लगा लिया, एरिया, वेट का फॉर्मूला, डब्ल्यू का फॉर्मूला होता है mga। मास गिवन है, ये आया हमारे पास केजी में मास, और जी की वैल्यू कांस्टेंट, एरिया ये भी हमने निकाला ऊपर, सॉल्व करने पे आंसर आ रहा है 30,000 पास्कल। ठीक है, प्रेशर। अब जो आप सी का देखेंगे, सी में 40 केजी की वन है और एरिया जो वो 0.5 है। तो सी के अकॉर्डिंग मास 40 केजी, एरिया 0.5 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो यहाँ पे सेंटीमीटर की जगह आप इसका प्रीफिक्स भी यूज कर सकते हैं, सेंटी का होता है 10 की पावर -2। ठीक है, तो आप -2 भी रख सकते हैं, और -2 का जो स्क्वायर होगा तो 10 की पावर -4 होगा। या फिर आप सिंपल सेंटीमीटर स्क्वायर को हमें मीटर में कन्वर्ट करना है, तो 100 को 100 से मल्टीप्लाई कराएं। क्या कहना चाह रहा हूँ मैं, देखिए, तो मैं ये कह रहा हूँ कि सेंटी का जो प्रीफिक्स होता है 10 की पावर -2 होता है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर है तो स्क्वायर का मतलब 2 टाइम्स है 10 की पावर -2, 10 की पावर -2 मल्टीप्लाई हो तो 10 की पावर -4 बनता है। ठीक है, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं 0.5 इंटू 10 की पावर -4 मीटर स्क्वायर, या फिर इस तरह लिखें, इट्स अप टू यू। आप फॉर्मूले में पुट करेंगे, प्रेशर का फॉर्मूला है फोर्स अपॉन एरिया, और फोर्स बराबर है वेट की, फिर डब्ल्यू को वेट का फॉर्मूला mg अपॉन है। तो मास हमारे पास 40 है, जी की वैल्यू कांस्टेंट होता है 10, नीचे डिवाइड में एरिया फिट करना, तो एरिया ये है, ये वैल्यू, इसको पुट करा, सॉल्व करने पे आंसर आया है दिस वन। अब आप देखें, हम देखेंगे ये तो 8 जो है मिलियन पास्कल आ गई है, ठीक है ना, 100,000 मिलियन, 8 मिलियन पास्कल, या फिर आप यूं भी कह सकते हैं अगर आप उर्दू में कहें तो 80 लाख पास्कल। ठीक है, अब इन दोनों में किसका प्रेशर ज्यादा है? इस वाले का प्रेशर ज्यादा है। ठीक है, तो दैट्स वाई ऑप्शन सी, जहाँ पे 40 केजी के बने, ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो 6 का जो है वो 40 केजी वाला ऑप्शन सी करेक्ट है। ठीक है, तो पहले वाले को काट दें
ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन 7, प्रेशर ऑफ 1000 मिली बार इक्विवेलेंट टू, ये पास्कल्स में यूनिट है, 1000 मिली बार कितने पास्कल के बराबर है, इसको मालूम करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि 1 मिली बार कितने पास्कल के बराबर होता है। तो 1 जो मिली बार है दैट इज इक्वल टू 100 पास्कल। 1 मिली बार 100 पास्कल के बराबर है। तो 1000 मतलब अब इसको 1000 करना है तो इसको मैं 1000 से मल्टीप्लाई कराऊंगा, जब इसको 1000 से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो इसको भी कराना पड़ेगा। बोथ साइड जब 1000 से मल्टीप्लाई होंगे तो 1000 मिली बार इक्वल टू हो जाएगा 100 के पास्कल। 100 के का मतलब क्या है, किलो का मतलब क्या होता है 1000, सही है। तो यहाँ पे 1000 आया हुआ के की, के जो है ना वो प्रीफिक्स फॉर्म में लिखा है, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। प्रेशर ऑफ 1 mmHg इज इक्वल टू, तो एक जो mmHg है वो किस जो का प्रेशर है वो किसके बराबर है, ऑप्शन ए, बी, सी या फिर डी। तो इसका आंसर ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉमनली मेजर्ड यूजिंग, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम मेजर करते हैं किसके थ्रू, क्या यूज करके हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करते हैं, तो एटमॉस्फेरिक, बी ऑप्शन इज करेक्ट, बैरोमीटर। प्रेशर ऑफ लिक्विड इन अ कंटेनर इंक्रीजेस विद, किसी भी कंटेनर में प्रेशर इंक्रीज होता है किसकी वजह से, डेप्थ की वजह से। कोई भी लिक्विड है उसकी जितनी डेप्थ बढ़ेगी उतना उसका प्रेशर बढ़ते जाएगा, क्योंकि उतना ही ऊपर लोड आते जाएगा ना लिक्विड का। 11, द एटमॉस्फेरिक प्रेशर विल बी स्मॉलर एट, एटमॉस्फेरिक प्रेशर ये जो ये चार ऑप्शन है इनमें से किस जगह पर स्मॉलर होगा, कम होगा, तो इसके जो सही आंसर दैट इज मरी, बिकॉज मरी काफी ज्यादा ऊपर हाइट पर है, तो जैसे जैसे हम नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होते जाता है। दैट्स वाई वो जो केपीके या फिर नॉर्दर्न एरिया से वहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता है एज कम्पेयर टू सी लेवल, जहाँ कराची में या सिंध में एटमॉस्फेरिक प्रेशर जितना उससे बहुत ही ज़्यादा कम होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर, कहाँ, नॉर्दर्न एरियाज में। काफ़ी सारी रीजन है इसके, आप फिजिक्स और केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, ठीक है, क्यों कम होता है। तो क्वेश्चन 12, a girl of mass 50 kg wears heels with an area of, again this is a numerical, एक गर्ल जिसका मास 50 kg है, एरिया 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, इन कॉन्टेक्ट विद द ग्राउंड, द प्रेशर शी एक्सर्ट्स ऑन द ग्राउंड, तो हमें बताना है कि कितना प्रेशर वो ग्राउंड पे एक्सर्ट कर रही है। मास गिवन है, एरिया गिवन है, तो प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया, क्योंकि फोर्स की जगह में हमें तो यहाँ पे मास दिए हुए, फोर्स की जगह में हम वेट रखेंगे, एरिया, वेट का फॉर्मूला होता है W इक्वल टू mg होता है, तो वेट की जगह में mg और एरिया। मास कितना है 50 kg, 50 kg पुट करेंगे, g की वैल्यू कांस्टेंट होती है तो हम लिखेंगे 50, g की वैल्यू कांस्टेंट है तो g की जगह में 10, ठीक है। एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, ये 2 इंटू 10 की पावर -4 मीटर स्क्वायर कन्वर्ट हो जाएगा, सही है। सेंटी का होता है 10 की पावर -2, तो सेंटीमीटर स्क्वायर तो 10 की पावर -4 होगी, डिवाइड में आएगा 2 इंटू 10 की पावर -4 मीटर स्क्वायर, तो इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा। तो दिस इज द आंसर ऑफ 12। तो आंसर जो आया है ऐसा कोई ऑप्शन हमें नहीं दिख रहा है यहाँ पे, तो कोई क्वेश्चन नंबर 12 के सारे ऑप्शंस रॉन्ग है, तो इसमें आप क्रॉस लगाएं, इसका जो रियल जो आंसर है दैट इज दिस, ठीक है, मिस प्रिंटिंग हो जाती है बाय द वे। क्वेश्चन 13, ड्राइवर्स वियर स्पेशल सूट्स इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम, ड्राइवर जो है वो स्पेशल सूट्स पहनते हैं, ड्राइवर्स मतलब वो नहीं कि जो कार चलाते हैं, डाइव करते हैं, जो वाटर के अंदर जो जाते हैं डुबकी लगाते हैं, वो जो स्पेशल सूट पहनते हैं किस वजह से, लो प्रेशर के लिए, हाई प्रेशर के लिए। इन ऑप्शंस में जो करेक्ट है दैट इज बी, हाई प्रेशर, बिकॉज वाटर के अंदर जब वो डाइव करते हैं तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है वाटर का, जिस वजह से वो नीचे जाते जाएंगे डेप्थ में, तो प्रेशर की वजह से, ऑप्शन बी। 14 है, इन अ स्टेशनरी फ्लूइड द लोकल प्रेशर ऑफ द फ्लूइड वेरी, एक रुका हुआ पानी है उसमें जो प्रेशर है वो वेरी करता है with depth only, horizontal only, both with depth and horizontal direction, या फिर neither with depth nor along with direction, horizontal direction, ठीक है। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन होगा दैट इज ऑप्शन ए, with depth only। क्वेश्चन 15, the pressure exerted by a man on the surface of a earth will be smaller,
व्हेन ही, एक बंदा जो है वो अर्थ के ऊपर कम जो है वो प्रेशर लगाएगा जब वो क्या हो, स्टैंड्स ऑन बोथ फीट, जब वो दोनों पाँव पे खड़ा हुआ हो, या फिर वो बैठा हुआ हो, सिट ऑन द ग्राउंड, स्टैंड्स ऑन वन लेग, या फिर एक पाँव पे खड़ा हुआ हो, या स्लीप ऑन द ग्राउंड। तो प्रेशर कम लगने के लिए क्या कि बंदे का ज़्यादा से ज़्यादा एरिया यूज़ करना जरूरी है, जितना ज़्यादा प्रेशर एरिया होगा उतना कम प्रेशर लगेगा। ठीक है, तो जब दो पाँव में खड़ा हो रहा है तो इतनी जगह मान ले रहा है, और जब बैठ रहा है तो मान ले ये दो पैर की जगह है तो बैठने पे थोड़ी ज़्यादा जगह ले लेगा। अगर एक पैर पे खड़ा हुआ है तो फिर वो कम एरिया ले रहा है, इतना सा एरिया ले रहा है। लेकिन अगर वो लेटा हुआ है तो अच्छा खासा एरिया वो लेगा। तो यहाँ पे एरिया ज़्यादा है, इसी वजह से प्रेशर कम एक्सर्ट होगा। तो इसका जो सही जो आंसर दैट इज स्लीप ऑन द ग्राउंड। तो इसी के साथ एमसीक्यू सारे न्यूमेरिकल्स, न्यूमेरिकल नंबर 1 आपके सामने है, और ऐसे ही टोटल हमारे पास 5 न्यूमेरिकल्स हैं, राइट। और अच्छी बात ये है कि न्यूमेरिकल के एंड में इनके आंसर्स भी लिखे हुए हैं, तो इससे हमें आइडिया होगा कि हम सही सॉल्व कर रहे हैं या फिर रॉन्ग सॉल्व कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपको जो है इन फॉर्मूलाज को याद करना है, देट आर वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। तो यहाँ पे जो सबसे पहला फॉर्मूला है दैट इज एफ इक्वल टू के एक्स। ये हुक्स लॉ का फॉर्मूला, जहाँ पे एफ फोर्स को इंडिकेट कर रहा है, के स्प्रिंग कांस्टेंट, और एक्स जो है वो एक्सटेंशन को, यानी स्प्रिंग को जब हम खींचते हैं तो जो उसमें खिंचाव आता है दैट वन। P इक्वल टू एफ अपॉन ए, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ प्रेशर, जहाँ पे P प्रेशर इंडिकेट कर रहा है, एफ फोर्स को और ए एरिया को। अच्छा, इसको प्रेशर के फॉर्मूले को हम W अपॉन ए करके भी लिख सकते हैं, बिकॉज फोर्स की जगह में वेट पुट कर सकते हैं, वेट इज अ फोर्स अगेन, राइट। और वेट का फॉर्मूला होता है mg, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं mg अपॉन ए। नाउ अगर जो है लिक्विड प्रेशर की हम बात करें, अगर लिक्विड के अंदर प्रेशर की बात हो रही है तो तब प्रेशर का फॉर्मूला होता है ये, यहाँ पे जो सिंबल है ये पी नहीं है, इसको हम रो पढ़ते हैं, ये डेंसिटी का सिंबल होता है, राइट। डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, कोई भी चीज कितनी जगह घेरी हो उसका कितना वजन है उसको डेंसिटी कहते हैं। तो रो एच जी ये फॉर्मूला है, एच यहाँ पे हाइट के लिए इंडिकेट हो, जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट 10 या फिर 9.8 जो वैल्यू होती है। ये एक फॉर्मूला एफ वन अपॉन ए वन इक्वल टू एफ टू अपॉन ए टू। ये जब दो हमारे पास डिफरेंट एरियाज हो उनमें जब प्रेशर लग रहे होते हैं तो उनके लिए, तो बेसिकली ये फोर्स अपॉन एरिया प्रेशर का ही फॉर्मूला है। तो ये P1 है, ये P2 है, मान लें ऐसे करके हमारे पास एक एरिया है जहाँ पे पहले वाले का एरिया स्मॉल है, दूसरे वाले का ज्यादा है। तो यहाँ ऊपर से आप प्रेशर लगा रहे P1, तो अगर यहाँ पे कोई फ्लूइड फिल है, सही हाइड्रोलिक प्रेस की तरह, तो ये जो आप ऊपर से प्रेशर लगा रहे हैं आगे जाएगा और यहाँ पे लगेगा, तो यहाँ पे भी एक प्रेशर आएगा P1 P2। तो प्रेशर वन का फॉर्मूला एफ वन अपॉन ए वन हो जाएगा, यहाँ पे कितनी फोर्स लग रही है और ये क्या एरिया है। ऐसे प्रेशर टू में भी ये जो है यहाँ पे इस जगह में कितनी फोर्स लग रही है और कितना एरिया है, राइट। तो क्योंकि P1 और P2 बराबर होते हैं, जितना प्रेशर आप यहाँ लगाओगे उतना ही प्रेशर यहाँ आएगा, इसीलिए एफ वन अपॉन ए वन इक्वल टू एफ टू अपॉन ए टू है। एरिया ऑफ अ सर्कल, कोई भी सर्कुलर पाथ है उसका एरिया हम कैसे निकालते हैं, उसका फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। ये पाई है, मैं इस तरह बनाता हूँ पाई को, ठीक है। तो पाई आर स्क्वायर एरिया का फॉर्मूला होता है, आर यहाँ पे रेडियस है, पाई कांस्टेंट वैल्यू होती है, यू नो वेरी वेल। नाउ हम स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल्स को। तो यही फॉर्मूलाज यूज होंगे, आप लिख के अपने पास रखें साइड पे, ताकि न्यूमेरिकल सॉल्व करने में मुश्किल ना हो। अगर आपको फॉर्मूलाज याद होते हैं ना तो न्यूमेरिकल बहुत ज्यादा इजी हो जाते हैं। तो फर्स्ट राइट इट डाउन एंड मेमोराइज इट। तो क्वेश्चन नंबर 1 न्यूमेरिकल, कंसीडर अ स्प्रिंग, ये एक स्प्रिंग है विद अ स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ 8000 न्यूटन पर मीटर। इसका जो स्प्रिंग कांस्टेंट है, हर स्प्रिंग की एक अपनी स्ट्रेंथ वैल्यू होती है, सबकी अलग अलग होती है, जितनी बड़ी वैल्यू होगी उतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग स्प्रिंग होगी। तो इस स्प्रिंग का जो कांस्टेंट है दैट इज 8000 न्यूटन पर मीटर। तो अगर आप 8000 न्यूटन की फोर्स लगाओगे तो जाके 1 मीटर ही खींचेगा, सही। इफ अ फोर्स ऑफ 500 न्यूटन इज अप्लाइड टू द स्प्रिंग, अगर इस स्प्रिंग पे हम 500 न्यूटन की फोर्स लगा रहे हैं इस तरफ, व्हाट विल बी द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द स्प्रिंग। तो ये जो स्प्रिंग है इस पॉइंट से, यहाँ से अगर मैं फोर्स लगा रहा हूँ इस तरफ 500 न्यूटन की, तो कितना दूर तक ये डिस्प्लेस होगा, जिसको हम एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। तो बेसिकली एक्स पूछ रहे हैं, राइट। डेटा बनाएंगे फर्स्ट ऑफ ऑल, डेटा। तो दिस इज द डेटा, के स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू 8000 न्यूटन पर मीटर है, फोर्स हमारे 500 न्यूटन गिवन है, डिस्प्लेसमेंट यानी एक्स हमें फाइंड आउट करना है, राइट। सोल्यूशन, तो दिस इज द फॉर्मूला,
हुक्स लॉ f इक्वल टू के एक्स, हमें x फाइंड आउट करना है, कि यहाँ पे मल्टीप्लाई और इक्वल टू की सिर्फ आएगा f के डिवाइड में आ जाएगा। अब आप इसको ऐसे लिखें या ऐसे करके घुमा के लिखें, एक ही बात है, इट्स टू यू बिल्कुल सेम ही है ये। नाउ x इक्वल टू f की प्लेस में f की वैल्यू, तो f क्या है हमारे पास 500 है, तो f की प्लेस में f की वैल्यू 500 डिवाइडेड बाय k कितना है 8000 है, तो k की प्लेस में k की वैल्यू 8000। अब आप इन दोनों को डिवाइड करें तो सिंपल आंसर आएगा। कैलकुलेटर में एज इट इज वैल्यूज को डाल के भी सॉल्व कर सकते हैं, और अगर आप विदाउट कैलकुलेटर करना चाहें तब भी कर सकते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे। अब 5 और 80 को देखें, तो 5 अगर हम ऐसे करें 5 1 5, यहाँ पे 8 है तो 5 1 5, 3 बच जाएगा, यहाँ लग जाएगा तो ये 3 0 30 हो जाएगा, तो 5 6 30, तो 1/16 आंसर आ रहा है, राइट 1/16। अब आप अगर 1/16 को सॉल्व करें कैलकुलेटर में तो आंसर आ जाएगा, तो दिस इज द आंसर। आप डायरेक्ट चाहे तो 500 को 8000 से डिवाइड करें तब भी आंसर आएगा कैलकुलेटर में। तो आंसर मीटर में लिखेंगे, बिकॉज हमारे पास जो यूनिट है, यूनिट जो है वो हमारे पास न्यूटन पर मीटर की बने, देखें आप न्यूटन पर मीटर, तो दैट्स वाई जो आंसर आएगा उस पर हम मीटर लिखेंगे। नाउ क्योंकि बुक में तो ये आंसर नहीं है, बुक में तो जो है आंसर है 6.25, तो वो बुक में सेंटीमीटर में गिवन है, तो इसको सेंटीमीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं इस वैल्यू को, जो भी वैल्यू आपके पास गिवन है मीटर से सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, तो आपको पता है 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 1 मीटर का जो स्केल होता है आप कभी उसको देखें तो 100 सेंटीमीटर होते हैं। आप मीटर से जब सेंटीमीटर में जाना हो तो 100 से डिवाइड कराएंगे, सही, सॉरी मल्टीप्लाई कराएंगे, क्योंकि मीटर से सेंटीमीटर में जा रहे हैं, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, इसलिए मल्टीप्लाई कराएंगे 100 से, तो जो आंसर आएगा दैट इज 6.25। अब इसके साथ आप यूनिट लगाओगे सेंटीमीटर, ठीक है, तो आई होप इट्स क्लियर। ये फर्स्ट न्यूमेरिकल का आंसर आ गया। तो न्यूमेरिकल नंबर 2, इन अ फोर्स मल्टीप्लायर, एक फोर्स मल्टीप्लायर है, मीन एक ऐसा एपरेटस है जो फोर्स को मल्टीप्लाई करता है, डबल या फिर ट्रिपल कर देता है। फॉर एग्जांपल जैसे हम घर में स्क्रूज वगैरह जो है वो अपने ड्राइवर्स वगैरह यूज करते हैं, अगर मैं उर्दू में कहूँ तो पेशकश वगैरह, या फिर जो है हमारे पास जो पाने वगैरह होते हैं, ठीक है, उनको हम यूज करते हैं फोर्स मल्टीप्लाई करने के लिए। या फिर जो सीसा झूला होता है, या फिर पुलिस वगैरह होते हैं, वो भी फोर्स मल्टीप्लायर होते हैं। स्मॉल पिस्टन है, अब ये ऐसा फोर्स मल्टीप्लायर जिसमें पिस्टन है, स्मॉल पिस्टन हैज डायमीटर ऑफ 15 सेंटीमीटर, तो ये मान लें ये एक पिस्टन है और ये एक पिस्टन है, ये जो पिस्टन है इसका जो डायमीटर है वो 15 सेंटीमीटर है, और दूसरा जो पिस्टन उसका डायमीटर ये वाला 30 सेंटीमीटर है। इफ 250 न्यूटन फोर्स इज अप्लाइड ऑन द स्मॉल पिस्टन, अगर स्मॉल पिस्टन पे यहाँ पे अगर 250 न्यूटन की फोर्स लग रही है, देन हाउ मच फोर्स विल प्रोड्यूस ऑन द लार्ज पिस्टन, तो इस पे कितनी फोर्स प्रोड्यूस होगी। अगर मैं इसको F1 कहूँ तो ये F2 हो गया, तो हमें F2 फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो अगर आपको फॉर्मूलास याद हो तो आप देखेंगे फॉर्मूलास में, तो आप देखिए बताएं यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा, तो यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला लगेगा, F1/A1 इक्वल टू F2/A2, ठीक है। तो डेटा बनाते हैं, तो दिस इज द डेटा, डायमीटर 1 15 सेंटीमीटर, इसका डायमीटर, डायमीटर 2 इसका जो डायमीटर है वो 30 सेंटीमीटर है। F1 यहाँ पे जो फोर्स लग रही है वो 250 न्यूटन, F2 हमें फाइंड आउट करना है। तो सॉल्यूशन ये फॉर्मूला लगेगा F1/A1 इक्वल टू F2/A2। अब यहाँ पे F1 तो हमें गिवन, F2 मालूम करना है, ठीक है, लेकिन एरिया 1 एरिया 2 नहीं गिवन है, डायमीटर गिवन है। तो वी नो दैट एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया बराबर होता है पाई आर स्क्वायर, किसी भी सर्कुलर जो है वो एरिया बराबर होता है पाई आर स्क्वायर के, तो इस ए की जगह हम पाई आर स्क्वायर लगा सकते हैं, तो F1/A1 की जगह में आ जाएगा पाई आर स्क्वायर, और क्योंकि एरिया 1 है तो इसको R1 कर लेते हैं, ठीक है। ऐसे ही F2 ऐसे ही रहेगा, A2 की जगह में भी यही आएगा, क्योंकि एरिया ये पाई आर स्क्वायर, लेकिन A2 है तो यहाँ पे एरिया क्या बन जाएगा, सॉरी रेडियस क्या होगा 2 होगा, ठीक है। अब भी हम सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि रेडियस नहीं गिवन है, डायमीटर गिवन है, बट वी नो दैट हमें पता है कि डायमीटर का हाफ रेडियस होता है, रेडियस बराबर होता है D/2 के, यानी डायमीटर को आप हाफ करोगे तो रेडियस होता है, सही है। डायमीटर किसी भी सर्कल के एक कोने से दूसरे कोने तक का डिस्टेंस को डायमीटर बोलते हैं, और रेडियस क्या होता है हाफ, इसका हाफ रेडियस होता है, तो इसीलिए डायमीटर को 2 से डिवाइड करने से रेडियस आता है। अगर मुझे R1 चाहिए तो मैं D1 को 2 से डिवाइड करूंगा, सही है। तो D1 हमें क्या गिवन था 15 सेंटीमीटर की, मैंने D1 आप ऊपर देखें 15 सेंटीमीटर है, तो D1 की प्लेस में हम लिखेंगे 15 और नीचे 2 है 2, तो इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 7.5।
अब क्योंकि ये जो आंसर है ये सेंटीमीटर में, इसको हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे। कैसे कन्वर्ट करते हैं, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। अब छोटे से बड़े की तरफ जा रहे हैं तो डिवाइड करेंगे, 7.5 को 100 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 0.0075 मीटर। तो ये आंसर आ गया, ये आ गया रेडियस 1, R1 आ गया। ऐसे ही R2 भी निकालेंगे। R2 निकालने के लिए क्या करेंगे, R2 इक्वल टू D2 लिख देंगे बस, डायमीटर 2 डिवाइडेड बाय 2। डायमीटर 2 कितना है, 30 की बने, तो 2 1 से 2, 2 15 से 30 होता है तो 15 आंसर आ गया। अभी 15 सेंटीमीटर में मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 15 को 100 से डिवाइड करवा देंगे तो आंसर आ जाएगा 0.15 मीटर, राइट। तो ये R2 भी आएगा, वैल्यूज को पुट करेंगे और आंसर आ जाएगा। नाउ सॉरी, यहाँ पे ये पॉइंट यहाँ पे नहीं, यहाँ पे होगा, ठीक है। तो 0.075 मीटर। अब फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करते हैं। F1 है सबसे पहले, F1 की प्लेस में F1 की वैल्यू, तो फोर्स 1 हमें क्या गिवन है, फोर्स 1 गिवन थी 250, राइट। तो फोर्स 1 की प्लेस में आ गया 250 डिवाइडेड बाय नीचे क्या है, पाई है और R1 स्क्वायर है। पाई की वैल्यू कांस्टेंट होती है 3.142 और रेडियस R1 है तो R1 क्या निकल के आया 0.075, तो 0.075 और R के ऊपर स्क्वायर है तो ये स्क्वायर आ जाएगा, इक्वल टू F2 हमें फाइंड आउट करना है, ये ऐसे ही रहेगा, डिवाइड में पाई है, पाई की वैल्यू कांस्टेंट है 3.142 और रेडियस, रेडियस निकल के आया 0.15, R2 0.15 ऊपर स्क्वायर है स्क्वायर। नाउ इसको हम सॉल्व करेंगे और इनको सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस वैल्यू का स्क्वायर करेंगे तो इसका स्क्वायर निकाला, ये आंसर आया। यहाँ पे भी 0.15 का स्क्वायर करने पे ये आंसर आया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा ऊपर वाली वैल्यू अदरवाइज, यहाँ पे F2 अदरवाइज, इनको मल्टीप्लाई करने पे ये आंसर आया। नाउ इन दोनों को डिवाइड करा, ये आंसर बन गया, तो ये लाइन गलती से लग गई है, आप नहीं लगाइएगा। और यहाँ पे अब ये वैल्यू डिवाइड में इक्वल टू की तरफ आएगी तो इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई में, ठीक है। तो ये जो वैल्यू थी ये रही, तो ये डिवाइड वाली वैल्यू यहाँ आगे इसके साथ मल्टीप्लाई हो गई। आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर आ रहा है, F2 निकल के आ गया। अब F2 को पहले लिख लिया, इसको बाद में लिखा है। 1 4 पॉइंट के बाद अगर आप रिमूव भी करेंगे, राउंड ऑफ भी करेंगे तब 1000 ही रहेगा, तो 1000 न्यूटन इज द फोर्स 2, क्लियर। तो आपने एक स्मॉल फोर्स लगाए थे 250 की स्मॉल पिस्टन पे, तो ये आपको लार्ज फोर्स मिल रही है सेकेंड पिस्टन पे 1000 न्यूटन, तो ये फोर्स मल्टीप्लाई होगी। नाउ नेक्स्ट, तो क्वेश्चन नंबर 3, अ हाइड्रोलिक कार लिफ्ट्स अ कार ऑफ मास। एक हाइड्रोलिक लिफ्ट है जो इस कार को लिफ्ट कर रही है, ऊपर की तरफ उठा रही है, और इस कार का जो मास है वो 1000 kg है, तो मास गिवन है 1000 kg। व्हेन वी अप्लाई फोर्स ऑफ 50 न्यूटन ऑन स्मॉल पिस्टन, जब हम 50 न्यूटन की फोर्स स्मॉल पिस्टन पे लगा रहे हैं तो ये बड़े पिस्टन पे 1000 kg की कार ऊपर उठ रही है। रेडियस ऑफ इट्स स्मॉल पिस्टन इज, इस स्मॉल पिस्टन का रेडियस यानी R1 हमें गिवन है 20 सेंटीमीटर। फाइंड द रेडियस ऑफ द लार्ज पिस्टन, तो ये जो लार्ज पिस्टन है इसका हमें रेडियस फाइंड आउट करना है, R2 हमें फाइंड आउट करना है। डेटा बनाते हैं, तो दिस इज द डेटा, मास गिवन है 1000 kg, फोर्स 1 लग रही है 50 न्यूटन की, रेडियस 1 गिवन है 20 सेंटीमीटर। अब सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कैसे करते हैं, देखिए छोटे से बड़े की तरफ, सेंटीमीटर छोटा यूनिट होता है, मीटर बड़ा यूनिट है, जब भी छोटे से बड़े की तरफ जाएंगे तो डिवाइड करेंगे, सही है। और आपको पता है 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, इसीलिए 100 से डिवाइड करा दिया। 100 से डिवाइड करने पे 0.20 मीटर आंसर आया। R2 यानी इसका रेडियस हमें फाइंड आउट करना है, तो सोल्यूशन फॉर्मूला लगेगा F1 अपॉन A1 इक्वल टू F2 अपॉन A2। यहाँ पे एरिया की जगह में एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे, वी नो दैट एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो F1 एरिया की जगह में एरिया का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर, क्योंकि एरिया 1 तो यहाँ पे 1 लिख लिया, यहाँ पे भी एरिया की जगह एरिया का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर, और एरिया 2 है तो यहाँ पे 2 लिखा है। अब अगर मैं इस फॉर्मूले में देखूं तो फोर्स तो हमें गिवन है 1, पाई वैल्यू कांस्टेंट है, R1 भी गिवन है, F2 नहीं गिवन है, और R2 हमें फाइंड आउट करना है। जब भी एक इक्वेशन में दो वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो वो सॉल्व नहीं होती, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप पहले वाले क्वेश्चन में भी कर सकते थे, यहाँ पे भी पाई है और यहाँ पे भी पाई है, सेम है, इधर उधर डिवाइड में तो कैंसिल कर सकते हैं आप, ये कैंसिल हो गया। F2 पहले हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा, F2 फोर्स, फोर्स बराबर होता है वेट के, हमें F2 मालूम करना, मतलब यहाँ पे कितनी फोर्स लग रही है फाइंड आउट करना ना। तो यहाँ पे कितनी फोर्स लग रही होगी, जितना इस ऑब्जेक्ट का वेट होगा, तो इसका वेट नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है, वेट, वेट इज अ फोर्स, तो F अगर ये F1 है तो ये F2 हो जाएगा, सही है। तो ये F2 है, F2 क्या है, इसका वेट है,
तो F2 बराबर है वेट के, ठीक है, और वेट का फॉर्मूला होता है mg। नाउ m की प्लेस में आ गया मास कार का और g की वैल्यू कांस्टेंट है 9.8 लिखो या 10 लिखो, इट्स अप टू यू। इनको मल्टीप्लाई करने पे 9800 न्यूटन F2 आ गया फोर्स। अब इस क्वेश्चन में हम वैल्यूज पुट करेंगे तो F1 की प्लेस में F1 की वैल्यू 50, नीचे R1 है रेडियस, रेडियस की जगह में रेडियस आ गई यहाँ से डेटा से 0.20 पर स्क्वायर है 4 स्क्वायर आ गया इक्वल टू F2 की प्लेस में F2 अभी फाइंड आउट करा है और R2 की प्लेस में ये ऐसे रहेगा, R2 हमें फाइंड आउट करना है स्क्वायर। नाउ ये जो नीचे 0.20 का स्क्वायर, इसके स्क्वायर निकालेंगे तो ये वैल्यू आएगी ऊपर वाला 50 है दैट इज, यहाँ पे ऊपर वाली वैल्यू दैट इज नीचे वाली है दैट इज। अब इन दोनों को डिवाइड करने पे ये वैल्यू बनी 1250। R2 में फाइंड आउट करना है, यहाँ पे डिवाइड और इक्वल टू की तरफ आगे इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई में आएगी। अब ये वैल्यू मल्टीप्लाई और इक्वल टू की तरफ आगे इसके डिवाइड में आएगी बिकॉज हमें R2 मालूम करना है, जो भी चीज फाइंड आउट करनी है तो उसको अकेला रखते हैं, तो इन दोनों को डिवाइड करने पे ये आंसर आएगा। अब हमें R2 चाहिए, स्क्वायर नहीं चाहिए, स्क्वायर को उठाने के लिए दोनों तरफ रूट ले लिया तो यहाँ पे स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो जब इसका हम रूट निकालेंगे तो 2.8 मीटर, मीटर में आंसर है बिकॉज हमने पहले रेडियस को मीटर में कन्वर्ट किया था और बुक में सेंटीमीटर में गिवन है तो इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। 2.8 को 100 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो 280 सेंटीमीटर। अच्छा, इस क्वेश्चन का जो बुक में आंसर आ रहा है एक्यूरेट वो आंसर नहीं आ रहा, बुक में 78.4 आंसर आ रहा है और हमारा जो आंसर आ रहा है वो 280 आ रहा है। तो अच्छी 2 से 3 दफा मैंने इस क्वेश्चन को करके देखा और गूगल में भी सर्च करके देखा, इसका आंसर यही आ रहा है, तो दिस इज द राइट आंसर। मे बी पॉसिबल बुक में ऑप्शन जो है वो मिस प्रिंट हो गया होगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, वाटर कॉलम इन अ बीकर, एक बीकर है उसमें जो वाटर का लेवल है वो किस पर है 70 सेंटीमीटर, तो ये सेंटीमीटर में रीडिंग्स गिवन है 0 से लेकर के 100 तक और ये बीच में 50 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे मान लें ये 70 सेंटीमीटर वाटर का लेवल है बीकर के अंदर। फाइंड द प्रेशर ऑफ वाटर, तो इस वाटर का प्रेशर बताओ इन बीकर, इस बीकर में इस वाटर का कितना प्रेशर होगा। एक डेंसिटी ऑफ वाटर है, तो वाटर की डेंसिटी हमें गिवन है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डेटा बनाएंगे, डेटा, तो ये जो 70 सेंटीमीटर है ना, मान लें ये हाइट है वाटर, सही, दिस इज हाइट, h इज गिवन 70 सेंटीमीटर एंड देन हमें वाटर की डेंसिटी गिवन है। डेंसिटी का सिंबल ये होता है, थोड़ा सा रो पी की धूम निकाल लेते हैं तो रो कहते हैं। डेंसिटी ऑफ वाटर गिवन है 1000 kg पर मीटर क्यूब और क्या फाइंड आउट करना है, प्रेशर फाइंड आउट करना है, सही है, पी हमें फाइंड आउट करना है। तो सोल्यूशन, प्रेशर ऑफ वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, वी नो दैट प्रेशर ऑफ वाटर बराबर होता है रो एच जी। यहाँ पे रो डेंसिटी है जो कि गिवन है, एच हाइट वो भी गिवन है, जी नहीं गिवन है, जी तो कांस्टेंट वैल्यू होती है तो आप जी डेटा में लिख लें, जी इक्वल टू 9.8 लिखे या 10 लिखे, इट्स अप टू यू, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जी की कांस्टेंट वैल्यू है। अब वैल्यू पुट करेंगे आंसर आएगा, पहले इस सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे, 70 को 100 से डिवाइड करने पे ये बनेगा 0.7 मीटर, ठीक है। वैल्यूज पुट करेंगे, पी हमें फाइंड आउट करना है, रो की वैल्यू कांस्टेंट है 1000 गिवन है, हाइट जो है वो 0.7 रखेंगे 0.7, जी की वैल्यू कांस्टेंट 9.8, इन सबको मल्टीप्लाई करने पर कैलकुलेटर पे आंसर आ जाएगा प्रेशर, तो इन सबको मल्टीप्लाई करने पे 6860 आंसर आया प्रेशर, प्रेशर यूनिट होता है पास्कल। अच्छा, जो बुक में जो है ना वो इस तरह नहीं गिवन है, बुक में आंसर के पी ए लिखा हुआ है, तो के का क्या मतलब होगा देखें, ये भी आंसर सही है वैसे, पॉइंट कहीं नहीं है तो यहाँ लास्ट पे, तो इस पॉइंट को अगर मैं पहले डिजिट के आगे लाना चाहूँ तो कितना जंप करेगा 1 2 3, तो इसको स्टैंडर्ड से मैं साइंटिफिक में कन्वर्ट कर रहा हूँ, पॉइंट आगे पहले डिजिट के बाद कितना जंप करा 3 जंप करा, तो मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 लिखेंगे, जितना पॉइंट जंप करता है उतनी पावर आती है, सही है। तो ये लेफ्ट हैंड साइड पे इस तरफ जंप कर रहा है, यू जा रहा है तो पॉजिटिव पावर होगी, सही, अगर इस तरफ से आता तो नेगेटिव पावर होती, तो पास्कल ऐसी रहेगा। अब हमें पता है 10 की पावर 3 किसका प्रीफिक्स है, किलो का, किलो की जगह 10 की पावर 3 लिखते हैं, तो हम लिखेंगे 6.860, 10 की पावर 3 की जगह में के लिख लिया, पी है, तो बुक में ये आंसर गिवन है प्रेशर का, सही है। आई होप इट्स क्लियर। नाउ लास्ट पार्ट, और सॉरी लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5, हाउ मच फोर्स शुड बी अप्लाइड ऑन एन एरिया ऑफ 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, एक एरिया है जो 20 सेंटीमीटर स्क्वायर का है, टू गेट अ प्रेशर ऑफ
इतनी फोर्स लगे, तो फोर्स पूछ रहे हैं और ये प्रेशर गिवन है। अगर इतना प्रेशर लगा इतनी एरिया पे तो कितना फोर्स मिलेगा। तो एरिया गिवन है 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। यू नो दैट सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड करते हैं। सेंटीमीटर का स्क्वायर इसीलिए 2 टाइम्स, स्क्वायर का मतलब है ना 2 टाइम्स, सेम वैल्यू 2 टाइम्स, 100 को 2 दफा लिख दिया। अब इनको मल्टीप्लाई करके 20 से डिवाइड करें, कैलकुलेटर में एज इट इज सॉल्व करें तो ये आंसर आ जाता है। प्रेशर हमें गिवन है 4500 पास्कल, फोर्स फाइंड आउट करना है। सोल्यूशन, प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया। हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें फोर्स फाइंड आउट करना है। तो ए यहाँ पे डिवाइड और एक बटे की तरफ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा पी के साथ। मल्टीप्लाई का साइन लगाया नहीं, दो अल्फाबेट्स के बिटवीन में, लेटर्स बिटवीन में कोई भी साइन नहीं हो तो मल्टीप्लाई ही होता है, ठीक है। तो इसको ऐसे करके लिखो, पहले एफ को लिखो, इसको बाद में लिख सकते हो, एक ही बात है। पी की प्लेस में पी की वैल्यू प्रेशर है 4500 आ गई है, एरिया की प्लेस में एरिया की वैल्यू। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 9 एंड दिस इज द आंसर। फोर्स 9 न्यूटन की लग रही है। आई होप इट्स क्लियर। तो यहाँ पे सारे न्यूमेरिकल सोल्व हो गए। दिस वाज द लास्ट न्यूमेरिकल। कोई बात नहीं समझ आई हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। इसी के साथ इस वीडियो में यही पेंड करेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप स्माइलिंग, टेक केयर, पढ़ाई करते रहें, स्टे हार्ड स्टे स्ट्रॉन्ग, टेक केयर, बाय बाय।